स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ANTS CPT 1 फिजिक्स का वीडियो सोल्यूशन। मैं हूं आपका सीके सर। आपका एग्जाम हो चुका है, चलिए एक बार उसका सोल्यूशन देखते हैं। पेपर कैसा था इस सोल्यूशन के बाद बात करेंगे। आपसे जो सवाल नहीं हुए या फिर जो सवाल में आपका कन्फ्यूजन रह गया, एक बार आप ये सोल्यूशन जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी रुकावट के। सबसे पहला सवाल है, बोल रहा है द यूनिट ऑफ स्टीफेंस कांस्टेंट सिग्मा। सबसे पहले सिग्मा की बात याद दिला दूं मैं आपको। एक रिलेशन आता है dq बाई डी टी इज इक्वल टू ई ए सिग्मा। अगर ब्लैक बॉडी के लिए बात करें तो a इंटू सिग्मा इंटू टी टू दी पावर 4, जहां पे टेम्परेचर को हम लोग केल्विन में लेते हैं। रेट ऑफ हीट रेडिएशन, यहाँ से अगर सिग्मा का वैल्यू देखो ये क्या है, जूल पर सेकेंड, ये तो वाट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये हो गया एरिया और ये हो गया केल्विन, तो इधर रहेगा वाट डिवाइडेड बाई एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर और टेम्परेचर आ गया केल्विन में, यानी कि केल्विन टू दी पावर 4। तो वैल्यू मिलेगा इसका यूनिट वाट इंटू मीटर पावर -2 इंटू केल्विन पावर -4। तो अगर सिग्मा का यूनिट हम देखें कहाँ पे आ रहा है, वाट मीटर पावर -2 केल्विन टू दी पावर -4। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। सिंपल सा सवाल यूनिट एंड डायमेंशन से, आशा करता हूं आपने बना लिया होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अगेन यूनिट डायमेंशन दिख रहा है। यूजिंग द रिलेशन Q इक्वल टू CB, कैपेसिटर में चार्ज का फॉर्मूला, एंड V इक्वल टू IR, वेयर C एंड R डिनोट कैपेसिटेंस एंड रेजिस्टेंस दिया हुआ है। द डायमेंशन ऑफ CR का डायमेंशन पूछ रहा है, तो CR का वैल्यू देखो जरा। C का वैल्यू यहाँ से कितना आएगा, Q डिवाइडेड बाई V, और R का वैल्यू यहाँ से कितना आएगा, V बाई I। ये V और V तो उड़ जाएगा, ये वैल्यू आ रहा है Q डिवाइडेड बाई I, और Q चार्ज इक्वल टू लिख सकते हो आप IT, यानी कि करंट इनटू टाइम डिवाइड बाई I। ध्यान से सोचो तो I से I भी चला जाएगा, यानी कि सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है, ये टाइम पे। तो इसका यूनिट में T आएगा, यानी कि T पावर 1 आएगा, और साथ में क्या आएगा M। अगर MLT में लिखना चाहते हो तो M0L0 T पावर 1, ऐसा कुछ बनने वाला है। तो अगर देखा जाए तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही दिख रहा है, सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, ए। क्वेश्चन नंबर 3, आगे बढ़ते हैं। आपसे बोल रहा है अ स्क्रू गॉज गिव्स द फॉलोइंग रीडिंग व्हेन यूज्ड टू मेजर द डायमीटर ऑफ अ वायर। स्क्रू गॉज का सवाल है, ध्यान रहे। मेन स्केल रीडिंग दिया है 0 मिलीमीटर, सर्कुलर स्केल रीडिंग कितना दिया है बच्चों, 52 डिविजन्स। गिवन दैट 1 mm ऑन मेन स्केल, ये देखो पिच का वैल्यू हो गया 1 mm, कॉरस्पॉन्ड्स टू 100 डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल, यानी कि 1 mm मेन स्केल पे किसके इक्वल है, 100 डिवीजन के। तो यहां से सबसे पहले लिस्ट काउंट निकाल लो, कितना आएगा 1 डिवाइडेड बाई 100 mm में, तो ये वैल्यू कितना बनता है बच्चों, 0.01 mm। अब चूंकि ऑप्शंस देखो सारे के सारे सेंटीमीटर में दिए हुए हैं, तो मैं एक काम करता हूं, इसको सेंटीमीटर में बदल लेता हूं, ये बन जाएगा 0.001 सेंटीमीटर। अब आपसे पूछ रहा है द डायमीटर ऑफ द वायर, यानी कि रीडिंग किसके इक्वल होगा। हम जानते हैं कि रीडिंग जो होता है वो किसके इक्वल होता है, मेन स्केल रीडिंग प्लस लिस्ट काउंट मल्टीप्लाइड बाई सर्कुलर स्केल रीडिंग। तो कितना आ जाएगा, मेन स्केल रीडिंग देखो कितना दिया हुआ है 0, प्लस लिस्ट काउंट कितना आ गया 0.001 मल्टीप्लाइड बाई सर्कुलर स्केल कितना दिया था 52, तो ये 52 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आ गया वैल्यू देखो 0.052 सेंटीमीटर। और अगर ऑप्शंस देखा जाए 0.052 सेंटीमीटर, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए दिखाई दे रहा है। सिंपल सा सवाल, ये सवाल आपसे बन गया होगा बिल्कुल, पूरा उम्मीद है मुझे। हालांकि मेरी उम्मीद अक्सर हर बार टूटी है, बट फिर भी उम्मीद करना छोड़ता नहीं हूं मैं, आपको भी नहीं छोड़ना चाहिए। आगे आइए, आगे बोल रहा है, देखो अगला सवाल इलेक्ट्रोस्टेट से, थोड़ा सा अच्छा सवाल, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं। बोल रहा है 2 पॉइंट चार्जेस रिपेल ईच अदर विथ अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन। बोला कि एक चार्ज है Q1, एक चार्ज है Q2, मान लो कि दोनों के बीच का सेपरेशन R है, तो बोला कि इनके बीच में फोर्स ऑफ रिपल्सन कितना आएगा, लिखोगे K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ये वैल्यू कितना दिया है देखो 100 न्यूटन, पहला इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1। आगे पढ़ते हैं। बोल रहा है इफ वन ऑफ द चार्ज इज इंक्रीज्ड बाई 10% एंड अदर इज रिड्यूस्ड बाई 10%। बोला कि अगर Q1 का वैल्यू 10% से बढ़ा दें, यानी कि Q1 प्लस Q1 का 10%, यानी कि Q1 प्लस Q1 बाई 10, तो ये बन जाएगा 11 Q1 बाई 10। और अगर इसके वैल्यू को 10% से क्या बोला 10%, एंड अदर इज रिड्यूस्ड बाई 10%, अगर यहाँ से 10% घटा दोगे तो क्या बन जाएगा, ये 9 Q2 बाई 10 बन जाएगा। सेपरेशन सेम रखा है। बोला कि अब इनके बीच का फोर्स कितना हो जाएगा, लगाओ फोर्स F डैश, क्या लिखोगे K, Q1 कितना आ जाएगा 11 Q1 बाई 10, Q2 आ जाएगा 9 Q2 बाई 10, डिवाइडेड बाई सेपरेशन के साथ कुछ नहीं किया है, K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। सही है, यहां से देखो K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर का वैल्यू 100 है, तो यहां से K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर को अलग कर लो, K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर को सेपरेट किया, बाकी क्या बच गया मार्केट में, देखो 11 और 9, ऊपर बचा 99 और नीचे आ गया 10 और 10 मिलके कितना 100, और इसकी जगह पे मैं रिप्लेस कर सकता हूं कितना 100। तो आप ध्यान से देखो, इसके जगह पे 100 रख दूं
तो 100 इंटू 99 डिवाइड बाई 100, ये 100 से 100 स्वाहा हो गया, कितना वैल्यू आ रहा है 99, यानी कि अब उनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो कितने का लगेगा 99 न्यूटन का। थोड़ा सा अच्छा सवाल, लेकिन बहुत ही बेसिक सवाल, कूलम्ब्स लॉ से ये सवाल बिल्कुल आपसे बनना चाहिए था, नहीं बना तो वापस से कॉन्सेप्ट को ठीक से रिवाइज करो। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 5, वापस से इलेक्ट्रोस्टैट दिखाई दे रहा है, बोल रहा है चार्जेस 2q एंड -q आर प्लेस्ड एज सोन इन फिगर, द पॉइंट एट विच इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0। ये सवाल आपने 100% किया होगा क्लास में, अगर नहीं किया तो बहुत दुख की बात है, वापस से पढ़ने की जरूरत है। बोला कि अगर एक पॉजिटिव और एक निगेटिव चार्ज है, बोला इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे 0 होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे 0 पूछ दे, या फिर आपसे पूछ ले कि एक ऐसा पॉइंट निकालो जहां पे नेट फोर्स 0 हो जाए किसी तीसरे चार्ज को रखने के बाद, एक ही कहानी होता है। अगर दोनों अपोजिट नेचर का है, सबसे पहले ध्यान रहे, अगर दोनों चार्जेस अपोजिट नेचर का है तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा दोनों चार्ज को मिलाने वाले लाइन के बाहर किसी पॉइंट पे 0 होगा, अंदर कभी 0 नहीं हो सकता है। क्योंकि सोच के देखो, अगर एक पॉइंट चूज करते हो तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट की तरफ आएगा और इसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट की तरफ आएगा, ये कभी 0 हो ही नहीं सकता है। तो या तो इधर या तो इधर, अब किधर सवाल आता है कि किधर, उसके लिए क्या करना है आपको, ये पॉजिटिव चार्ज है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे देखोगे तो राइट की तरफ जाएगा, निगेटिव के कारण यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट की तरफ जाएगा। बोलोगे सर 0 हो तो सकता है, मैं बोलूंगा नहीं हो सकता है। बोलोगे सर रीजन क्या है, रीजन ये है, एक तो ये चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड याद करो क्या होता है KQ/R², दो बातों पे डिपेंड करता है, एक तो चार्ज के मैग्नीट्यूड पे और दूसरा डिस्टेंस पे। अब देखो चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा आएगा, डिस्टेंस यहां से कम है, डिस्टेंस जितना कम होगा इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ज्यादा आएगा, यानी कि यहां पे ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को कभी बैलेंस नहीं कर सकता है। तो बचा एक ही पोजीशन यहां पे, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निगेटिव चार्ज के कारण राइट की तरफ, पॉजिटिव चार्ज के कारण लेफ्ट की तरफ। ये चूंकि चार्ज का मैग्नीट्यूड कम है लेकिन डिस्टेंस कम है, डिस्टेंस कम है तो इसका वैल्यू जो होगा, अगर इसको E1 बोल दूं, इसको E2 बोल दूं, तो ये बैलेंसिंग बिल्कुल पॉसिबल है। यानी कि याद कैसे रखना है आपको, याद रखना है आपको, जब भी पूछे कहां पे अगर दोनों चार्ज अपोजिट नेचर का है, दोनों सेम नेचर का है, तब तो बीच के किसी पॉइंट पे आ जाएगा, खत्म कहानी। लेकिन अगर दोनों अपोजिट नेचर का है तो याद रखने का सबसे आसान तरीका है कि इलेक्ट्रिक फील्ड उस पॉइंट पे 0 होता है जो दोनों चार्जेस के आउटसाइड लाई करता है। अब किधर, जिधर स्मॉलर मैग्नीट्यूड वाला चार्ज अवेलेबल है। तो स्मॉलर मैग्नीट्यूड कहां दिख रहा है, ये मैग्नीट्यूड, तो 2q और q में छोटा कौन है, q, इसके जस्ट साइड में आपको कोई पॉइंट मिलेगा जहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आएगा। आई होप कि ये कहानी क्लियर होगी। तो आंसर हो जाएगा समवेयर ऑन द लेफ्ट ऑफ -q चार्ज, ये आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है, देखो वेक्टर का सवाल, एक आध सवाल नीट में वेक्टर का आता ही है, तो एक आध क्वेश्चन हम हर बार कोशिश करते हैं कि डाल दें, उसी पे बेस्ट सवाल है, सिंपल सा। बोला फॉर द वेक्टर सोन इन द फिगर, ये देखो एक का मैग्नीट्यूड दिया है और इसका डायरेक्शन दिया है एक्स एक्सिस से 60 डिग्री। तो अगर यहां से मैं वेक्टर ए का वैल्यू लिखूं तो क्या लिखोगे, वेक्टर ए, इसका कंपोनेंट देखो, ये आएगा कॉस कंपोनेंट, ये साइन कंपोनेंट, तो वैल्यू आ जाएगा 10 cos 60 इंटू आई कैप प्लस 10 sin 60 इंटू जे कैप। cos 60 होता है √3/2, तो ये वैल्यू बनेगा 10 √3/2 आई कैप प्लस sin 60 होता है, सॉरी cos 60 1/2 होता है, तो ये बन जाएगा तुम्हारा 10 इंटू 1/2 आई कैप प्लस sin 60 होता है √3/2 इंटू जे कैप, 2 से गया 5, तो ये वैल्यू आ रहा है देखो 5 आई कैप प्लस 5 √3 जे कैप, ये वेक्टर ए है। और वेक्टर बी का डायरेक्शन किधर, वाई एक्सिस के लॉन्ग है, तो वेक्टर बी किसके इक्वल आएगा, मैग्नीट्यूड हो गया 5, डायरेक्शन हो गया जे कैप। आपसे पूछना क्या चाह रहा है, 5a क्रॉस 3b, तो 5a क्रॉस 3b इसका मैग्नीट्यूड है ना, तो 5a इसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा, ये 25 आई कैप प्लस 25 √3 जे कैप, इसका क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ, 3 टाइम्स वेक्टर बी के साथ, यानी कि 15 जे कैप के साथ। अब ध्यान से सोचो, क्रॉस प्रोडक्ट आई का जे के साथ करोगे तो आई क्रॉस जे के होता है, तो ये बन जाएगा 25 इंटू 15 इंटू के कैप, और जे क्रॉस जे 0 हो जाता है, तो अगला टर्म 0 हो जाएगा। 25 इंटू 15 कितना होता है, 15 इंटू 5 75, 7 यानी कि 375 इंटू के कैप आ गया, सही है। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, इसका मैग्नीट्यूड मतलब इसका मैग्नीट्यूड, यूनिट वेक्टर के कैप का मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगा 375। अगर कहीं आपको 375 दिख रहा है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी। तो ये वेक्टर का सवाल, बेसिक सवाल, ये सवाल भी आपसे बना होगा, बिल्कुल पूरी उम्मीद है आपको वेक्टर आता है, और वेक्टर आना भी चाहिए, बहुत ही आसान चैप्टर है। आ जाइए करंट इलेक्ट्रिसिटी, नीट का फेवरेट टॉपिक, नेट का फेवरेट चैप्टर, करंट और इलेक्ट्रोस्टेट, जिससे सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं, पूछे जाते रहे हैं और आगे भी पूछे जाते रहेंगे, तो ये चैप्टर पे खास ध्यान देने की जरूरत है।
और ये सवाल थोड़ा सा बेहतर है, थोड़ा सा बेसिक सवाल से थोड़ा सा एक लेवल ऊपर मान सकते हो। अगर ये सवाल आपसे बन गया, आपका कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया है, नहीं बना, कॉन्सेप्ट सीखने की जरूरत है। आइए, बोल रहा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ करंट आई इन द रेजिस्टेंस आर एज सोन। ये रेजिस्टेंस आर दिख रहा है, इसमें जो करंट है आई, इसका वैल्यू निकालना है। इसमें करंट दिया है, देखो मान लेता हूं कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V है, जो इसके अक्रॉस वही इसके अक्रॉस, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V कितना आ जाएगा बताओ। V इक्वल टू आई आर से I का वैल्यू दिया है 0.5 और R दिया है 10, तो ये वैल्यू कितना आ गया 5 वोल्ट इसके अक्रॉस। इसके अक्रॉस 5 वोल्ट, तो इसके अक्रॉस भी 5 वोल्ट, तो ये I का वैल्यू आप क्या लिखते, I का वैल्यू लिखते V बाई आर, V हो गया 5, रेजिस्टेंस है R। अब सोचो यहाँ टोटल कितना अप्लाई किया 25 में से 5 तो यहाँ चला गया, ये हो गया 5 वोल्ट जो कि हमने निकाला, तो बाकी 20 इसको मिला होगा। यानी कि यहाँ पे अगर करंट आई नेट बोल दूं मैं, आई नेट ध्यान सुनना, तो आई नेट का वैल्यू क्या लिखते, आई नेट का वैल्यू आप लिखते पोटेंशियल डिफरेंस हो गया V, रेजिस्टेंस हो गया R, और यही आई नेट आगे जाके देखो दो पार्ट में डिवाइड हुआ है, यानी कि आई नेट इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, ये वाला करंट 0.5 यानी कि 1/2 प्लस ये वाला करंट I जिसका वैल्यू कितना है 5/R, और आई नेट कितना है भाई 20/R, यहाँ रख दिया मैंने 20/R इक्वल टू 1/2 प्लस 5/R, 20/R माइनस 5/R हो गया 15/R इज इक्वल टू 1/2। यहाँ से R का वैल्यू निकल के आता है सबसे पहले 30 ओम, पहला आंसर, हालांकि ये आपसे पूछा नहीं गया। R का वैल्यू, रेजिस्टेंस जो अननोन था इसका वैल्यू 30 निकाल लिया हमने। अब रेजिस्टेंस उठा के कहीं रख दो, इसका वैल्यू उठा के यहाँ रख दो या फिर यहाँ रख दो, आपकी जहाँ इच्छा है। मुझे क्या निकालना है, I का वैल्यू निकालना है, यहाँ रख दो उठा के, तो I का वैल्यू कितना आ जाएगा बताओ 5 डिवाइड बाई R यानी कि 5 डिवाइड बाई 30, ये वैल्यू आता है 1/6 एम्पियर। थोड़ा सा बढ़िया सवाल, मैं फिर से बोल रहा हूँ, और अच्छा सवाल, तो आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए। सही बात, ये सवाल आपसे अगर बना तो बहुत अच्छी बात है, आप बढ़िया सही डायरेक्शन में जा रहे हो, प्रिपरेशन सही जा रहा है आपका। आइए क्वेश्चन नंबर 8, फिर से इलेक्ट्रोस्टैट की तरफ आ रहे हैं। चार्ज Q इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ थिन हाफ रिंग ऑफ रेडियस R। हाफ रिंग मतलब सेमी सर्कुलर रिंग है, रेडियस R है, बोला यहाँ चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है भाई Q इस लेंथ में, तो चार्ज डेंसिटी निकाल लो। चार्ज डेंसिटी चार्ज पर यूनिट लेंथ, इसका लेंथ हो जाएगा पाई R। पूछ क्या रहा है आपसे, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द रिंग। अच्छा, यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, अगर आपको पता हो ये रिजल्ट, ये एंगल अल्फा हो अगर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होता है 2k लैम्डा बाई R इंटू साइन अल्फा बाई 2, और अगर सेमी सर्कुलर बन रहा है तो अल्फा का वैल्यू पाई हो जाएगा 180 डिग्री। वैल्यू रख रहा हूँ 2, k का वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, लैम्डा का वैल्यू ये रहा Q डिवाइडेड बाई पाई R, 2k लैम्डा बाई R इंटू साइन पाई बाई 2, तो ये तो 1 बन जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखो क्या बन गया, 2 से गया 2, तो वैल्यू बचा, ऊपर बचा Q, नीचे आ रहा है 2 पाई और पाई हो गया पाई स्क्वायर, 2 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, और ये R और R मिलके बन गया R स्क्वायर। ऐसा कुछ वैल्यू आ रहा है Q बाई 2 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट इंटू R स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए। सिंपल सवाल, ये रिजल्ट लगभग सबको याद होता है, नहीं याद है वापस जाओ शॉर्ट नोट्स पढ़ो या फिर नोट्स पढ़ो। अगला सवाल, द पोजीशन x ऑफ अ पार्टिकल वेरीज विथ टाइम t एज x इक्वल टू at स्क्वायर माइनस btq, द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल विल बी 0 एट टाइम t इज इक्वल टू, किस टाइम पे एक्सेलरेशन 0 होगा। ये सवाल 95% लोगों ने कर लिया होगा, पूरी उम्मीद है मुझे। x का वैल्यू दिया है at स्क्वायर माइनस btq, सबसे पहले वेलोसिटी निकालो v इक्वल टू dx बाई dt, एक बार डिफरेंशिएट करो तो ये बन जाएगा ट्वाइस at माइनस 3bt स्क्वायर, और एक्सेलरेशन के लिए एक बार और डिफरेंशिएट, तो ये वैल्यू बन जाएगा ट्वाइस a माइनस 6bt। सही है, और एक्सेलरेशन 0 होना चाहिए, इसको 0 पुट कर दो, तो ट्वाइस a इक्वल टू 6bt, यहाँ से अगर आप टाइम निकालोगे तो ट्वाइस a डिवाइड बाई 6b, वैल्यू निकल के आता है a बाई 3b, और अगर ऑप्शन देखा जाए a बाई 3b, ऑप्शन नंबर सी दिखाई दे रहा है। ये सवाल बिल्कुल सीधा सरल सिंपल सवाल आपने डेफिनेटली किया ही होगा, तो इसमें कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। वापस आते हैं काइनेमेटिक्स के एक सवाल पे, ग्राफ बेस्ड सवाल दिया हुआ है। द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन इज शोन इन द फिगर, द डिस्प्लेसमेंट एट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन 6 सेकेंड। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस आपको पता होगा, एरिया अंडर द कर्व होता है, अगर विथ साइन लो, मैं अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो ये हो रहा है एरिया समेशन ऑफ एरिया विथ साइन। विथ साइन कहने का मतलब डिस्प्लेसमेंट लिख रहे हो, जो ग्राफ ऊपर है उसके लिए पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, जो ग्राफ निगेटिव है नीचे है उसके लिए निगेटिव डिस्प्लेसमेंट, तो इसको पॉजिटिव लेना है, इसको निगेटिव लेना है, इसको पॉजिटिव लेना है, बाकी एरिया का सम। इसका एरिया देखो रेक्टेंगल ही है, ये हो गया 4, ये हो गया तुम्हारा 2, तो 4 इंटू 2 प्लस
अच्छा, इसके लिए एरिया निगेटिव, इस वाले पोर्शन के लिए। तो देखो ये हो गया 4 - 2 2 और ये भी हो गया 2, तो ये हो गया 2 × 2 और इसके लिए फिर से पॉजिटिव, तो ये वैल्यू आ जाएगा 6 - 4 2 इंटू ये वाला हो गया तुम्हारा 2, सब रेक्टेंगल ही है, तो ये 4 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया 8 मीटर, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 8 मीटर। और डिस्टेंस के लिए सारे एरिया का सम, साइन कंसीडर नहीं करना है, इसका मॉड लेना है। मतलब अगर डिस्टेंस निकालने जाओगे आप तो सिंपली आप सबका मॉड लेके ऐड कर लो, यानी कि 8 + 4 + 4 ऐसा वैल्यू आएगा और ये वैल्यू आएगा 16 मीटर। डिस्टेंस ट्रेवल में हम नेगेटिव साइन कंसीडर नहीं कर रहे हैं। तो डिस्प्लेसमेंट हो गया 8 मीटर। सबसे पहले आपसे क्या पूछा है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट? द डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। तो डिस्प्लेसमेंट हो गया 8 और डिस्टेंस हो गया आपका 16। आंसर आएगा 8 and 16। 8 and 16 ऑप्शन नंबर 1 दिखाई दे रहा है। सिंपल सवाल, ये सवाल भी आपसे बना होगा बिल्कुल। आइए क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है स्टोन इज शॉट स्ट्रेट अपवर्ड विथ अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम अ टावर ऑफ 200 मीटर हाई। अच्छा देखो जी, बोला कि ये टावर है, यहां से एक बॉल को ऊपर फेंक दिया किस स्पीड से, 20 मीटर पर सेकेंड से, तो क्या होगा, ये ऐसे जाएगा फिर घूम के वापस आएगा जमीन पे। द स्पीड विथ विच इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड इज अप्रोक्सीमेटली। अच्छा यहाँ पे इसका स्पीड निकालना है, ये तो सिंपल सवाल है, फॉर्मूला लगा दो v² = u² + 2as। किसी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लो, किसी एक डायरेक्शन को निगेटिव मान लो, आपकी इच्छा है, ठीक है। मैं मान लेता हूं कि ऊपर निगेटिव है नीचे पॉजिटिव है, तो ऊपर निगेटिव मान रहे हो, स्पीड मान लो -20 है, सॉरी ये v तो निकालना है, तो v² = u का वैल्यू ऊपर की तरफ है तो ये बन जाएगा -20 का स्क्वायर + 2 इंटू नीचे की तरफ एक्सेलरेशन लग रहा है, g का वैल्यू 10 ले लें, कुछ बोला तो नहीं है, चलो 10 ले लेते हैं, बाद में देखते हैं क्या होगा। और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ पार्टिकल का, नीचे की तरफ 200 मीटर, जहां से आया वहां से नीचे आया 200 मीटर, तो ये आ गया 200। तो यहां से वैल्यू देखो बन रहा है 400 प्लस कितना 4000, ये बन रहा है 400 + 4000, सही है। तो ये वैल्यू आ रहा है 4400, ये v² का वैल्यू है, तो v का वैल्यू कितना बन जाएगा बच्चों, √ में 4400। कितना आना चाहिए आंसर इसका, देखो 100 के लिए तो 10 बाहर आ जाएगा, 10√44 और √44 का वैल्यू हो जाएगा, मोटा मोटी अप्रोक्स वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं, 6² 36 होता है और 7² 49 हो जाता है, तो 6 और 7 के बीच में कुछ वैल्यू होगा इसका, यानी कि 6 पॉइंट समथिंग। तो अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 65 66 ऐसा कुछ वैल्यू आएगा। और देखो एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा सॉल्व करने का तरीका है, एग्जैक्ट आंसर ना निकाल के भी आप आंसर के करीब पहुंच सकते हो थोड़ा बहुत। तो ये वैल्यू मोटा मोटी जैसा कि दिख रहा है आपको 65 मीटर पर सेकेंड, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है बात। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। वापस से इलेक्ट्रोस्टेट पे आ गए हम। बोल रहा है चार्जेस Q = 1/π नैनोकूलम्ब। ये देखो ये चारों Q है और ये चारों कितना है, Q' है। Q' का वैल्यू दिया है 3/π नैनोकूलम्ब, आर प्लेस्ड एट कॉर्नर ऑफ क्यूब एज सोन, देन फ्लक्स पासिंग थ्रू क्यूब। अच्छा सबसे पहले एक चार्ज के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो। अगर एक चार्ज बोले क्यूब के कॉर्नर पे रखा है और आपसे पूछे बताओ इस क्यूब से कितना फ्लक्स पास कर रहा है, तो तरीका क्या होता है, तरीका होता है कि इस चार्ज को एनक्लोज करो विद इन अ क्लोज सरफेस। कैसे एनक्लोज करोगे भाई, इमेजिन करो इस चार्ज को कितने आइडेंटिकल क्यूब से एनक्लोज करूं ताकि ये बिल्कुल अंदर आ जाए, क्लोज सरफेस के भीतर आ जाए। अब थोड़ा सा इमेजिनेशन पावर बढ़ाना पड़ेगा, सोचो इसके बगल में एक क्यूब इमेजिन करो, अगर कर सकते हो तो बढ़िया, नहीं कर सकते हो तो और बढ़िया। देखो एक क्यूब मैंने इमेजिन किया बिल्कुल इसके साइड में, 2 हो गया। अब बाहर डायग्राम इतना तो बना नहीं सकता, इमेजिन करो एक क्यूब यहाँ पे है 3 और एक क्यूब यहाँ पे है 4, 1 2 और 2 इसके साइड में, 4 हो गए। फिर भी चार्ज इनक्लोज नहीं हुआ है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसके ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे 4 क्यूब मैंने और रख दिया, तो 1 2 3 4, अगर फर्स्ट फ्लोर पे 4 क्यूब और रख दूं, सिमिलरली 4 ग्राउंड फ्लोर पे और 4 फर्स्ट फ्लोर पे, तो ये चार्ज इमेजिन करो इस बड़े वाले क्यूब के जो कि 8 क्यूब से मिलके बना है, एग्जैक्ट उसके सेंटर पे आ जाएगा। अब गॉस लॉ लगा सकते हो, बिल्कुल सिमेट्रिकल बन चुका है कहानी, चार्ज सेंटर पे लाई कर रहा है, नेट फ्लक्स होगा Q/ε0। कितने क्यूब से, 8 क्यूब से। कितने क्यूब से, 8 क्यूब से। मुझे फ्लक्स कितने क्यूब से पूछा है, 1 क्यूब से, तो फ्लक्स कितना आएगा, Q/8ε0। 8 क्यूब से आंसर क्या आता, Q/ε0। तो एक क्यूब से कितना, Q/8ε0। ठीक है, ये तो इस चार्ज के कारण, एक चार्ज के कारण, सही है। ऐसे कितने चार्ज हैं, 4, तो इसके कारण Q/8, इसके कारण Q/8, इसके कारण, तो मल्टीप्लाइड बाय कितना हो गया 4, प्लस क्या सेम कहानी नीचे वालों के लिए,
चार्ज अलग है, यानी कि q डैश बाई 8 एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाई 4 यहाँ भी है तो 4। अब देखो 4 से गया 2, 4 से गया 2, दोनों से कॉमन आ गया क्या 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन, अंदर बचा q प्लस q डैश। अब थोड़ा सा स्मार्ट कैलकुलेशन करना जरूरी है, घबराना नहीं है, कैलकुलेशन करते जाना है। 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, q का वैल्यू देखिए क्या दिया है 1 बाई पाई और इसका वैल्यू है 3 बाई पाई नैनो में, तो 1 बाई पाई प्लस 3 बाई पाई मल्टीप्लाइड बाई नैनो में है तो 10 पावर माइनस 9 ले आया, ठीक है 3 बाई पाई। अब देखो ऊपर नीचे एक 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, बोलोगे सर ऐसा क्यों किया आपने, कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए। सोचो कैसे, 2 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से पाई आएगा बाहर और ये 2 और ये बन गया नीचे 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर आप इमेजिन करो तो 3 प्लस 1 ये हो गया 4 इंटू एक 2 है और एक 10 पावर माइनस 9 है, और 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हम सब जानते हैं 9 इंटू 10 पावर 9 होता है, और ये हो गया आपका 8 इंटू 10 पावर माइनस 9। 10 पावर माइनस 9, 10 पावर 9 स्वाहा, 9 इंटू 8 कितना आ गया वैल्यू भाई 72। तो ऑप्शन में ढूंढो 72 कहीं दिख रहा है, यस ये रहा आपका आंसर। थोड़ा सा अच्छा सवाल, अगेन कहीं कहीं बीच में अच्छे सवाल डाले हमने, कुछ सवाल आसान भी हैं, कुछ सवाल मीडियम लेवल के भी हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। अगर सवाल नहीं बना है तो सॉल्यूशन देखें और सीखने की कोशिश करें। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है 3 चार्जेस आर अरेंज्ड ऑन द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल एज शोन इन द फिगर, द डाइपोल मोमेंट ऑफ कॉम्बिनेशन। अब फिर वही इलेक्ट्रोस्टैट डाइपोल मोमेंट का सवाल। हम जानते हैं डाइपोल का कंडीशन क्या है, एक माइनस क्यू चार्ज और एक प्लस क्यू चार्ज होना चाहिए, तब जो डाइपोल मोमेंट होता है माइनस से प्लस की तरफ होता है, जिसका वैल्यू होता है q इंटू डी। अब बोलोगे सर यहाँ माइनस क्यू तो है लेकिन प्लस क्यू नहीं है, तो करते क्या है, तरीका क्या है, इस प्लस क्यू को दो पार्ट में तोड़ लो, एक प्लस क्यू यहाँ, एक प्लस क्यू यहाँ। अब इमेजिन करो ये माइनस क्यू ये प्लस क्यू के साथ एक डाइपोल बनाएगा इधर ये, और ये माइनस क्यू इस प्लस क्यू के साथ एक डाइपोल बनाएगा इधर ये, तो इसको थोड़ा शिफ्ट करके इधर ले आओ चाहो तो, सही बात है। इसको उठा के अगर इधर ले आए और इसको उठा के इधर शिफ्ट कर दूं तो दो वेक्टर बन रहा है, देखो ये बना एक डाइपोल P और एक डाइपोल इधर जा रहा है P, और दोनों के बीच में एंगल कितना है 60 डिग्री। अब चूंकि दोनों मैग्नीट्यूड में सेम है तो नेट डाइपोल मोमेंट जो होगा वो इधर कहीं आएगा P नेट, और अगर दो वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड 60 डिग्री एंगल पे है तो रिजल्टेंट हो जाता है √3 टाइम्स वन वेक्टर, यानी कि √3 टाइम्स एक डाइपोल का डाइपोल मोमेंट कितना आ जाएगा बच्चों, Q इंटू दोनों के बीच के डिस्टेंस है D, तो Q मल्टीप्लाइड बाई D, आंसर आना चाहिए √3 इंटू Q इंटू डी, जो कि आपको दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर डी में। चलिए तो बड़ा सिंपल सवाल था ये भी सवाल आपसे बना होगा। क्वेश्चन नंबर 14, फॉर द अरेंजमेंट शोन इन फिगर द एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग फॉर विच द ब्लॉक रिमेन्स एट रेस्ट। इस स्प्रिंग में एक्सटेंशन निकालना है, तो एक काम करते हैं, इस पे फोर्स लग रहा है ऊपर kx, मान लो एक्सटेंशन x है, इसमें टेंशन कितना स्ट्रिंग में, तो बड़ा सिंपल सवाल हो गया। नीचे लग रहा है mg, ऊपर टेंशन, तो टेंशन का वैल्यू आ गया mg, m का वैल्यू है 10, g का वैल्यू 10 ले लेते हैं, तो टेंशन आ गया 10 इंटू 10 यानी कि 100 न्यूटन। अब यहाँ पे देखोगे तो इधर टेंशन t, इधर टेंशन t, और ऊपर लग रहा है kx, यानी कि kx इक्वल टू 2t, kx इज इक्वल टू क्या 2t, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 2t डिवाइड बाई k, यानी कि 2 इंटू टेंशन कितना आ गया भाई 100 डिवाइडेड बाई k का वैल्यू कितना है 10 पावर 3, तो 2 0 2 0 कैंसिल, 2 बाई 10 एक बच जाएगा, यानी कि 1/5 मीटर। ऑप्शन में देखो सेंटीमीटर में दिया है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये वैल्यू आ जाएगा 20 सेंटीमीटर, और 20 सेंटीमीटर आपको दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। वेरी सिंपल क्वेश्चन, बहुत आसान। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है फोर्स F इज अप्लाइड ऑन ब्लॉक A एज सोन इन द फिगर। देखो 3 ब्लॉक है M 2M 4M, एक फोर्स लग गया F, द कॉन्टेक्ट फोर्स बिटवीन द ब्लॉक्स A एंड B, इसके बीच में फोर्स निकालना है, एंड बिटवीन ब्लॉक्स B एंड C रेस्पेक्टिवली, इनके बीच में फोर्स कॉन्टेक्ट फोर्स। सबसे पहले एक काम करते हैं, देखो फ्रिक्शनलेस सरफेस है, कोई फ्रिक्शन है नहीं, तो कॉमन एक्सेलरेशन आ जाता फोर्स डिवाइड बाय नेट मास, पूरे को सिस्टम मान लो M 2M 4M, तो M प्लस 2M प्लस 4M हो गया 7M, तो नेट एक्सेलरेशन आ गया सिस्टम का F डिवाइडेड बाई 7M। अब बारी बारी से फ्री डायग्राम बनाओ, मान लो यहाँ कॉन्टेक्ट फोर्स N1 है, यहाँ मान लो N2 है, इसके पास आओ C का, अगर C को देखो आप 4M को, तो ये इस पे फोर्स लगा रहा होगा इधर N2, और तो कोई फोर्स इस पे लग नहीं रहा है, और यही इसका एक्सेलरेशन क्रिएट कर रहा है, तो आप लिखोगे N2 इक्वल टू 4M इंटू एक्सेलरेशन A, तो N2 का वैल्यू आ जाएगा 4M इंटू एक्सेलरेशन कॉमन है F बाई 7M, M से गया M, N2 का वैल्यू आ गया 4F डिवाइडेड बाई 7। देखो एक आंसर तो आ गया 4F बाई 7, और मजे वाली बात बताऊं,
जैसे ही 4F/7 आया, बी और सी के बीच का फोर्स, देखो एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है जिसमें 4F/7 है, बाकी तो कहीं दिख नहीं रहा है, यानी कि आंसर तो पक्का बी ही होगा। इससे आप अपना टाइम बचा सकते हो। अब बात यह है कि आपके सेटिस्फेक्शन के लिए मैं क्या करता हूं, इन दोनों ब्लॉक्स के बीच का फोर्स भी निकाल लेता हूं। उसके लिए मुझे क्या करना होगा, ब्लॉक बी का फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं एक बार। बी का फ्री बॉडी डायग्राम देखो, अगर ये इस पे N2 लगा रहा था तो ये इस पे N2 लगाएगा, तो एक तो इधर आ गया N2, और मान लिया कि ये इस पे लगा रहा है N1, ठीक है। तो क्या इक्वेशन बनेगा, ब्लॉक इधर जा रहा है तो N1 माइनस N2 इक्वल टू, इसका मास कितना है, ट्वाइस m, तो ट्वाइस m इंटू एक्सेलरेशन a। तो N1 का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों, N2 प्लस ट्वाइस m इंटू a, और N2 का वैल्यू हम निकाल चुके हैं कितना, 4F/7 प्लस ट्वाइस m इंटू एक्सेलरेशन आ गया कॉमन F/7m। तो आप देखो m से m स्वाहा, 4F/7 प्लस यहाँ आएगा 2F/7, ये वैल्यू आएगा कितना, 6F/7, यानी कि पहले दोनों ब्लॉक के बीच में फोर्स आएगा 6F/7, बाकी दोनों के बीच में 4F/7, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, जो कि हमारा एक स्टेप में आंसर आ चुका है। अगर आपने थोड़ा सा दिमाग लगाया होगा तो यहाँ थोड़ा समय जरूर बचाया होगा आपने, और नहीं बचाया होगा तो कोई बात नहीं, समय बहुत है आपके पास। देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहे हैं, एट व्हाट टेम्परेचर इज द RMS वेलोसिटी ऑफ अ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इक्वल्स टू दैट ऑफ एन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एट 47 डिग्री सेल्सियस। ऑक्सीजन का टेम्परेचर, इसमें पहले तो 273 ऐड कर लेना बच्चों, केल्विन में आ जाएगा 320 केल्विन। अब लगाओ, VRMS का फॉर्मूला आप जानते हो, √3RT डिवाइड बाई m, ठीक है। तो V प्रोपोर्शनल है √T/m के, तो V1/V2 अगर लिखूं तो क्या लिखोगे, अंडर रूट में T1/T2 इंटू M2/M1, सही है। बोला कि V1 इक्वल टू V2 है, तो ये 1 बन गया, तो यहां से मिला T1/T2 इंटू M2/M1 इज इक्वल टू 1। T1 निकालना है, T2 दिया है 320 केल्विन, M2 ऑक्सीजन के लिए हो जाएगा 32, हाइड्रोजन के लिए हो जाएगा 2 इक्वल टू 1, 2 से गया 16, 16 से गया 2 यानी कि 20। T1 का वैल्यू आ रहा है बच्चों 20 केल्विन, आंसर भी केल्विन में आएगा, ध्यान रहे। तो 20 केल्विन आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी, सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ठीक है। आसान सवाल, RMS स्पीड। आगे बढ़ते हैं, बोल रहा है लाइट स्ट्रिंग फिक्स्ड एट वन एंड टू द क्लैंप ऑन ग्राउंड पासेस ओवर अ फिक्स्ड पुल्ली, जैसा कि डायग्राम दिख रहा है, यहाँ से जा रहा है, ये 30 डिग्री है, विद द ग्राउंड अ मंकी ऑफ मास 5 kg, इसका मास 5 किलो दिया हुआ है, क्लाइम्स अप द रोप, द क्लैंप कैन टॉलरेट अ वर्टिकल फोर्स ऑफ 40 न्यूटन। अच्छा, इस पे मैक्सिमम वर्टिकल फोर्स आ रहा है 40, तो एक बार टेंशन का मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ टेंशन T लग रहा है, मान लो इधर लगेगा T cos 30 और इधर लगेगा T sin 30, सही है। एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये मैक्सिमम जो टॉलरेट किया जा सकता है वो कितना दिया है आपको, 40, sin 30 1/2 होता है, तो T इंटू 1/2 इक्वल टू 40, यहाँ से टेंशन आ गया बच्चों 80, यानी कि स्ट्रिंग जो मैक्सिमम टेंशन बर्दाश्त कर सकता है वो है 80 न्यूटन का। आगे बढ़ो, द मैक्सिमम एक्सेलरेशन इन द अपवर्ड डायरेक्शन विथ विच द मंकी कैन क्लाइंब सेफली, ऊपर जाना है इसको, तो ऊपर लगेगा टेंशन, नीचे लगेगा इसका mg, क्या इक्वेशन बनाओगे, T माइनस mg इक्वल टू ma, तो टेंशन का वैल्यू कितना आ जाएगा, हमें निकालना क्या, एक्सेलरेशन निकालना है ना, एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन का वैल्यू आएगा T माइनस mg डिवाइडेड बाई m। टेंशन मैक्सिमम कितना बर्दाश्त कर सकता है, 80, माइनस मास कितना है इसका 5, 5 इंटू 10 हो गया 50, डिवाइडेड बाई मास हो गया इसका 5, तो ये देखो कितना आ रहा है 30 डिवाइडेड बाई 5, ये वैल्यू आता है 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन जो मंकी ले सकता है ऊपर की तरफ वो कितना, 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ये भी सिंपल सवाल, कुछ खास नहीं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, बोल रहा है ब्लॉक ऑफ मास m इज प्लेस्ड एट द टॉप ऑफ एन इंक्लाइंड प्लेन हैविंग एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन 30 डिग्री एज शोन इन फिगर, ये दिखाई दे रहा है, एक लिफ्ट के अंदर रखा हुआ है, ये 12 मीटर है, ऊपर जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। देन टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू रीच द बॉटम ऑफ इंक्लाइंड प्लेन। अच्छा, इसको यहाँ से यहाँ जाने में कितना टाइम लगेगा भाई, चलो इस पे फोर्स देखो क्या क्या लग रहा है, एक तो लग रहा है इस पे नीचे mg, ठीक है, mg का एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा mg sin थीटा, पहली कहानी, ठीक है, फ्रिक्शन वगैरह तो कहीं कुछ दिख नहीं रहा है, बढ़िया। और एक देखो ये ऊपर जा रहा है तो इस पे एक स्पीड ऑफ फोर्स लगेगा नीचे की तरफ ma, और ma का एक कंपोनेंट और आएगा इधर, कौन, ma sin थीटा, यानी कि डाउन द प्लेन इसके ऊपर दो फोर्स आ गया, नेट फोर्स कौन कौन आ गया, ma sin थीटा प्लस mg sin थीटा, तो नेट फोर्स इस पे जो आ रहा है m इंटू साइन थीटा तो कॉमन आ जाएगा, अंदर आएगा a प्लस जी, m कितना दिया है इसका, मास का जरूरत शायद नहीं है, तो m इंटू साइन 30, थीटा का वैल्यू 30 है तो साइन 30 हो गया हाफ इंटू a प्लस जी, एक्सेलरेशन इसका कितना दिया था ऊपर 2, g का वैल्यू 10 ले लेते हैं, तो 12/2 कितना हो गया 6, ये वैल्यू आ गया तुम्हारा 6m फोर्स,
तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा अलोंग द प्लेन 6m/m, यानी कि 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ये पार्टिकल इंक्लाइन प्लेन पे नीचे आ रहा है। तो अब लगा लो नॉर्मल काइनेमेटिक्स, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा लेते हैं। ठीक है, तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है, ये 12 मीटर, इनिशियल स्पीड कितना 0 प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन कितना 6 इंटू टाइम मान लिया t लग रहा है, तो 12 इंटू 2 कितना हो गया 24 डिवाइडेड बाई 6 इक्वल टू टी स्क्वायर। ध्यान से देखो टी स्क्वायर इक्वल टू 4, यानी कि t का वैल्यू आएगा 2 सेकेंड, यानी कि पार्टिकल को नीचे पहुंचने में कितना टाइम लगने वाला है 2 सेकेंड का। तो ऑप्शन आ गया ऑप्शन नंबर ए, सही है। ये सवाल भी आपसे बन ही गया होगा, कुछ खास नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, बोल रहा है ब्लॉक ऑफ मास 2 kg इज रेस्टिंग ऑन अ रफ इंक्लाइन प्लेन ऑफ 30 डिग्री एज शोन इन द फिगर्स। ऐसा कि आपको दिखाई दे रहा है सारी कहानी। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द प्लेन इज 0.5, म्यू दिया हुआ है। व्हाट मिनिमम फोर्स F शुड बी अप्लाइड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑन द ब्लॉक सो दैट ब्लॉक डज नॉट स्लिप ऑन द प्लेन। अच्छा, इसका वैल्यू निकालो ताकि ये स्लिप ना करे। चलो निकालते हैं भाई। सबसे पहले देखो इस ब्लॉक के ऊपर क्या क्या लग रहा है। नीचे लग रहा है mg, mg के दो कंपोनेंट, इधर आ गया mg साइन थीटा और इधर आ गया mg कॉस थीटा, mg कॉस थीटा, और इधर की तरफ लग रहा होगा इस पे नॉर्मल रिएक्शन एक, और एक फोर्स नीचे तो लग ही रहा है F, ये वाला फोर्स। तो सबसे पहले नॉर्मल का वैल्यू देखो कितना आ गया। नॉर्मल का वैल्यू आ जाएगा, नीचे लग रहा है mg कॉस थीटा प्लस F, mg कॉस थीटा, थीटा का मतलब कितना 30 डिग्री, प्लस नीचे एक और फोर्स लगाया उसने F, तो ये आ गया तुम्हारा cos 30 होता है √3/2, मास दिया है 2 kg, तो 2 इंटू 10 इंटू cos 30 हो गया √3/2 प्लस F, 2 से गया 2, नॉर्मल रिएक्शन आ रहा है निकल के 10√3 प्लस F, ये लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन। तो बताओ इस पे फ्रिक्शनल फोर्स कितना लग जाएगा, म्यू इंटू नॉर्मल, सही है। तो म्यू का वैल्यू दिया है कितना 0.5 इंटू नॉर्मल कितना लग रहा है 10√3 प्लस F, 10√3 प्लस F, ये आ गया, ये आ गया फ्रिक्शनल फोर्स। अच्छा, नीचे की तरफ कितना फोर्स लग रहा है इस पे, नीचे की तरफ एक ही फोर्स है, देखो mg साइन थीटा। तो mg साइन थीटा का अगर वैल्यू निकाला जाए, mg साइन थीटा कितना आएगा, ये वैल्यू मास हो गया 2, g का वैल्यू हो गया 10 इंटू साइन 30 हो गया 1/2, ये वैल्यू आ रहा है 10 न्यूटन। तो नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है कितना 10 न्यूटन, और फ्रिक्शन फोर्स ऊपर कितना लगेगा इस सिचुएशन के हिसाब से 0.5 इंटू 10√3 प्लस F। अगर ब्लॉक को क्या रखना है, जड नॉट स्लिप वाले कंडीशन में है, दोनों को इक्वेट कर देते हैं एक बार। तो ये हो गया 1/2 इंटू 10√3 प्लस F इज इक्वल टू 10, यानी कि 10√3 प्लस F इज इक्वल टू, ये आ गया 20, यहाँ से F का वैल्यू आ रहा है कितना 20 माइनस 10√3, √3 का वैल्यू होता है बच्चों 1.732 के आसपास, तो ये वैल्यू आएगा F का कुछ 10 माइनस 10 से मल्टीप्लाई करोगे, सॉरी 20 माइनस इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 17.3 बन जाएगा। तो ये मोटा मोटी वैल्यू आ जाएगा कितना 2.7 न्यूटन के आसपास, ऐसा कुछ वैल्यू आएगा। तो 2.7 न्यूटन, तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी 2.68 न्यूटन, ये आपका सही है। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में अगर देखा जाए, बोल रहा है द सिस्टम सोन इन फिगर इज इन इक्विलिब्रियम, द इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ ऑल 3 ब्लॉक्स ए बी एंड सी आर ए बी ए सी रेस्पेक्टिवली व्हेन स्ट्रिंग एस इज कट। देखो इस स्ट्रिंग को काट रहा है, यहाँ से इसको काटने के बाद बोला कि तीनों का इनिशियल एक्सेलरेशन जो है वो ए बी सी है, तो आपको बताना है वैल्यू ऑफ ए प्लस, अच्छा तीनों का एक्सेलरेशन का सम डिवाइडेड बाई 10, इसका वैल्यू निकालना है। एक बार पहले इनिशियल सिचुएशन देख लेते हैं क्या क्या है। पहले अगर सी ब्लॉक को देखूं तो नीचे इस पे क्या लग रहा है 2g नीचे की तरफ, और ऊपर लगेगा स्प्रिंग में क्या kx। तो अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो kx का वैल्यू किसके इक्वल आ गया 2 इंटू 10 20 के इक्वल आ गया। ठीक है, इधर आ जाओ। अगर इस स्ट्रिंग को काटा, अगर इस स्ट्रिंग को हमने काट दिया, स्प्रिंग का एक प्रॉपर्टी होता है कि स्प्रिंग सडनली स्लैक नहीं होता है, अचानक से उसका फोर्स जो है वो जीरो नहीं होगा, यानी कि इस स्ट्रिंग को काटने के बाद भी ये फोर्स तो इस पे लगेगा। यानी कि मैं अगर ब्लॉक सी की बात करूं, ब्लॉक सी की, तो इसके ऊपर लग रहा है कितना kx और नीचे क्या लग रहा है 2g, और ये दोनों वैल्यू इक्वल है, तो इसका एक्सेलरेशन सी का इनिशियल कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, इसका एक्सेलरेशन 0। अब आ जाओ इसकी बात करते हैं। ध्यान से देखो, ब्लॉक ए और बी क्या है, एक ही स्ट्रिंग के साथ कनेक्टेड है, और अगर एक ही स्ट्रिंग के साथ कनेक्टेड है तो दोनों एक साथ मूव करेगा, और अगर दोनों एक साथ मूव करेगा तो एक काम करते हैं, दोनों को एक सिस्टम मान लेता हूं मैं, ए और बी को। तो बी पे देखो क्या क्या फोर्स लग रहा है, नीचे लग रहा है kx और एक इसका खुद का वेट 1g, तो नीचे इस पे नेट फोर्स कितना आ गया kx प्लस जी, kx प्लस mg मास इसका 1 है, इक्वल टू टोटल मास सिस्टम का कितना हो गया 1 + 1 यानी कि 2 इंटू एक्सेलरेशन आ गया मान लो a। kx का वैल्यू किसके इक्वल है 20 के, तो 20 + 10 इक्वल टू ट्वाइस है, यहाँ से एक्सेलरेशन का वैल्यू आ गया देखो 30 डिवाइडेड बाई 2
यानी कि वैल्यू आ रहा है कितना 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये किसका किसका एक्सेलरेशन होगा, बी और सी दोनों का, सॉरी ए और बी दोनों का, क्योंकि दोनों क्या है स्ट्रिंग के साथ कनेक्टेड है। तो दिस इज एक्सेलरेशन ऑफ ए इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ बी, और एक्सेलरेशन ऑफ सी तो कितना आ गया भाई 0 आ गया। तो हमें निकालना है ए प्लस ए बी प्लस ए सी डिवाइड बाई 10। ए प्लस ए बी का वैल्यू कितना आ गया 15 प्लस 15, और ए सी का वैल्यू हो गया 0 डिवाइडेड बाई नीचे है 10, यानी कि 30 डिवाइडेड बाई 10, ये वैल्यू आएगा किसके इक्वल 3 के इक्वल। तो अगर ऑप्शन देखूं मैं तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। सही है, सिंपल था सवाल बट अच्छा सवाल। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में अगर देखें तो बोल रहा है अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन अ ब्लॉक ऑफ मास 3 kg एज शोन इन फिगर। देखो 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। चलो सबसे पहले इसका कंपोनेंट कर लेते हैं। इधर लगेगा 100 cos 30 यानी कि 100 इंटू रूट 3/2, और ऊपर की तरफ लग जाएगा 100 ये cos ये sin, 100 sin 30 यानी कि 100 इंटू 1/2। ठीक है, आगे बोल रहा है द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन सरफेस एंड द ब्लॉक दिया हुआ है 1/√3। द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक कितना होगा। ओके, और क्या क्या फोर्स लग रहा है भाई इस पे लग रहा होगा नॉर्मल, इधर नीचे की तरफ लग रहा होगा mg। ठीक है, एक काम करते हैं, सबसे पहले ध्यान से देखो तो नॉर्मल का वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन आ जाएगा 100 इंटू रूट 3/2। ये वैल्यू आ रहा है कितना 50√3। तो और वर्टिकल डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है, देखो ऊपर लग रहा है 100 sin 30 और नीचे लग रहा है mg। तो वर्टिकल फोर्स अगर निकालूं ऊपर की तरफ तो 100 इंटू 1/2, नीचे की तरफ लग रहा है mg, मास है 3 इंटू 10 यानी कि 30, 50 माइनस 30 कितना हो गया भाई 20 न्यूटन। यानी कि ऊपर की तरफ नेट फोर्स लग रहा है कितना 20 न्यूटन। तो फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगेगा, नीचे की तरफ। तो पहले तो डायरेक्शन आ गया फ्रिक्शनल फोर्स का नीचे, और फ्रिक्शनल फोर्स मैक्सिमम लग कितना सकता है, म्यू इंटू नॉर्मल। म्यू दिया है 1/√3 इंटू नॉर्मल का वैल्यू आया है 50√3, और ये वैल्यू आ रहा है देखो 50। अच्छा, तो फ्रिक्शनल फोर्स जो मैक्सिमम हो सकता है वो क्या है, वर्टिकल फोर्स से कम लग रहा है, यानी कि उस कंडीशन में फ्रिक्शनल फोर्स जो लगेगा नीचे जितना फोर्स लग रहा है उसके इक्वल लगेगा, यानी कि फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू आ जाएगा कितना भैया 20 न्यूटन। और डायरेक्शन कोई पूछे तो क्या बोल दोगे, डाउनवर्ड डायरेक्शन, नेट फोर्स का अपोजिट डायरेक्शन में। तो 20 न्यूटन डाउनवर्ड आपको दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर बी में, सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, तो बोल रहा है द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी गिवन पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज आर। अच्छा, क्यू के कारण आर डिस्टेंस पे पोटेंशियल हमें पता है कितना होता है भाई KQ/R। ये वैल्यू दिया है 1800 इक्वल टू KQ/R। और क्या बोल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड 300, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है KQ/R²। कितना दिया है ये वैल्यू 300 इक्वल टू KQ/R²। क्या करें, क्या निकालना है, पॉइंट चार्ज का वैल्यू। यहाँ से KQ निकाल लो सबसे पहले। यहाँ से KQ का वैल्यू आ गया 1800 इंटू आर, ये उठा के यहाँ रख दो। तो 300 इक्वल टू 1800 आर डिवाइडेड बाई R², आर से आर गया, तो यहाँ से देखो आर का वैल्यू आ गया 1800/300 यानी कि कितना 6, और ये आर का वैल्यू यहाँ रख दूं अगर मैं, तो क्यू का वैल्यू आ जाता है 1800 इंटू आर के जगह पे आ गया 6 डिवाइडेड बाई के का वैल्यू होता है 9 इंटू 10⁻9। 9 से गया 2 और 6 कितना हो गया 12 इंटू 10 टू द पावर में कितना आ जाएगा, 2 0 कैंसिल होगा, 7 बचेगा, 10⁻⁻7 कूलम। ऑप्शन देखा जाए तो माइक्रो कूलम में दिख रहा है, माइक्रो कूलम में, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 1.2 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, यानी कि 1.2 माइक्रो कूलम शुड बी द आंसर। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, अगेन इलेक्ट्रोस्टेट का बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं, लेकिन छोटा सा बढ़िया सवाल। क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है बॉडी ऑफ मास m इज अलाउड टू फॉल विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग विथ डाउनवर्ड एक्सेलरेशन g/5। अच्छा, इधर स्ट्रिंग लगा है तो टेंशन लग रहा होगा, नीचे लग रहा होगा mg। एक्सेलरेशन किधर जा रहा है, ऊपर या नीचे, अलाउड टू फॉल, नीचे जा रहा है। नीचे जा रहा है तो क्या इक्वेशन बनेगा, mg माइनस टी इक्वल टू m इंटू एक्सेलरेशन दिया है g/5। तो टेंशन का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों, mg माइनस mg/5। 5 mg माइनस mg कितना 4 mg/5। ये टेंशन आ गया। आगे क्या बोल रहे हैं, वर्क डन बाई टेंशन फोर्स, टेंशन के कारण वर्क डन, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करवा रहा है इसको, y नीचे की तरफ। तो ये y अगर ट्रेवल करेगा नीचे, टेंशन लग रहा है ऊपर, तो वर्क डन आएगा निगेटिव, माइनस टेंशन इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ y, तो माइनस टेंशन का वैल्यू आ गया 4 mg/5 इंटू वाई। आंसर आ जाएगा इसका -4/5 mgy, -4/5 mgy, ऑप्शन नंबर डी। सिंपल सवाल, वर्क पावर एनर्जी से वर्क डन निकालने का। क्वेश्चन नंबर 24 बोल रहा है द वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल विच डिस्टेंस r फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इज एज शोन बिलो।
द इलेक्ट्रिक फील्ड एट आर इक्वल टू 5, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आप याद करो, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होता है माइनस ऑफ डी वी बाई डी आर, और ये जो है वी आर कर्व का क्या ये स्लोप रिप्रेजेंट करेगा। तो कुल मिला के कहानी बस इतनी है कि निगेटिव ऑफ स्लोप, और स्लोप निकालना मुझे लगता है कि आपको आता होगा, नहीं आता होगा तो अभी सीख लो। ये देखो, ये लाइन का सबसे पहले स्लोप निगेटिव होगा, इसका टेन थीटा निकालो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आ जाएगा, देखो ये हो गया 5 यहाँ से यहाँ तक, और बेस हो गया 4 से 6 जा रहा है, तो ये वैल्यू आएगा माइनस ऑफ, स्लोप आएगा निगेटिव, परपेंडिकुलर हो गया इसका 5 और बेस हो गया इस ट्रायंगल का 6 माइनस 4 कितना 2, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी कि 2.5 न्यूटन पर कूलम, ऐसा कुछ वैल्यू आएगा, या फिर वोल्ट पर मीटर, जो भी आ जाए 2.5 वोल्ट पर मीटर। देखो जहां स्लोप निगेटिव होगा वहां इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव आएगा, जहां स्लोप पॉजिटिव होगा वहां इलेक्ट्रिक फील्ड निगेटिव आएगा, और जहां स्लोप कांस्टेंट होगा वहां इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आएगा। आई होप कि ये बात आपको पता हो तो बढ़िया, नहीं पता हो तो और भी बढ़िया। आ जाइए चेन वाला सवाल, बोल रहा है रोप ऑफ मास m एंड लेंथ l, मास टोटल m है, लेंथ टोटल l है, टोटल मास अगर m है, हैंगिंग टेबल विथ 1/4 लेंथ, तो बताओ इसका मास कितना हो जाएगा भाई, m/4। टोटल मास अगर m था तो l/4 पार्ट का मास हो गया m/4। देन वर्क डन रिक्वायर्ड टू पुल इट ऑन द टेबल, इसको ऊपर रखने में कितना वर्क, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज निकाल लो भैया, इसका सेंटर ऑफ मास देख लो, अगर ये l/4 है, यहाँ रेफरेंस लेवल मानते हो तो ये डिस्टेंस आएगा l/8, तो कितना आ जाएगा वर्क डन। हाँ भाई, इसका पोटेंशियल एनर्जी निकालो कितना है, मास हो गया mgh, मास हो गया m/4 इंटू जी इंटू हाइट, इसका हम सेंटर ऑफ मास से ले लेते हैं, यानी कि l/8, और बाकी ऊपर चला जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगा, तो यही आंसर आना चाहिए। कितना आ जा रहा है वैल्यू, mgl डिवाइडेड बाई 32, ये सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस लिया है मैंने, ध्यान रहे, वरना इंटीग्रेशन करने जाओगे तो टाइम ऑब्वियसली ज्यादा लगेगा, एक्स पे जाके dx काटोगे, फिर उसका लिखोगे एनर्जी, फिर लिमिट लगाओगे 0 से l/4 तक, उससे बढ़िया है सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट लगा लो, तो आ जाएगा mgl/32, जो कि आपको दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर बी में। सिंपल आसान आसान सवाल फटाफट करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। आई होप कि आपसे बन गया हो, नहीं बना तब भी कोई दिक्कत नहीं है, देखो सीखो समझो। पावर सप्लाइड टू अ पार्टिकल ऑफ मास m 1 kg वेरीज विथ टाइम एज p = 6t²। देखना बच्चों, पावर याद करो, एनर्जी या फिर वर्क डन का वैल्यू होता है इंटीग्रल p dt, ठीक है, और वर्क डन इक्वल टू होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। हियर t इज इन सेकेंड, इफ पार्टिकल इज एट रेस्ट एट t = 0 पे स्पीड 0 था, तो बोल रहा है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट t = 1 सेकेंड पे। आ जाओ, क्या लिख सकते हो, p के जगह पे आ गया 6t² dt इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मतलब फाइनल एनर्जी हाफ m/v² माइनस हाफ m/vi²। जब t का वैल्यू 0 है तो पार्टिकल का स्पीड 0 है, यानी कि इनिशियल स्पीड इसका 0 हो जाएगा, ये 0, और जब t का वैल्यू 1 हो जाए तो स्पीड निकालना है, तो कितना आ जाएगा बच्चों बताओ, 6 इंटू t² का इंटीग्रेशन हो गया t³/3, लिमिट गया 0 से 1 इक्वल टू हाफ, मास कितना दिया है पार्टिकल का 1 इंटू v निकालना है अपने को, वो तो 0 हो गया इनिशियल, तो t के जगह 1 रखोगे तो 1/3, 0 रखोगे तो 0, तो ये वैल्यू आएगा 6 इंटू 1/3 इक्वल टू 1/2 इंटू v², 3 से गया 2, v² इक्वल टू आ गया 2 इंटू 2 कितना 4, v का वैल्यू आ रहा है 2 मीटर पर सेकेंड, यानी कि t इक्वल टू 1 सेकेंड पे पार्टिकल का जो स्पीड रहा होगा वो 2 मीटर पर सेकेंड, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। सही बात सर, आगे बढ़ते रहो, हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 27। ये तो देख के लग रहा है एनर्जी कंजर्वेशन लगाना है। अ बॉल ऑफ 1 kg रिलीज फ्रॉम हाइट 20 मीटर एज शोन, देन वेलोसिटी ऑफ बॉल, कुछ नहीं बोला तो सब स्मूथ सरफेस मानो, यहाँ से बॉल घूमता हुआ यहाँ पहुंचा एट पॉइंट बी, यहाँ वेलोसिटी निकालना है, मान लो वेलोसिटी v है, इसको रेफरेंस लेवल मान लो, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू यहाँ काइनेटिक एनर्जी, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितना बच्चों mgh, हाइट कितना, अगर इसको रेफरेंस मानते हैं तो हाइट कितना 20 मीटर, यहाँ काइनेटिक 0 है, रिलीज किया है, इनिशियल वेलोसिटी 0, यहाँ पहुंचेगा तो पोटेंशियल 0, और काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ m इंटू v², ये निकालना है आपको, m से m स्वाहा, v² का वैल्यू आ गया 20 इंटू 10 200, 200 इंटू 2 400, v का वैल्यू आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। बिल्कुल ही बच्चों वाला सवाल, ये सवाल शायद ही किसी से गलत हुआ हो, फिर भी अगर गलत हुआ है तो घबराए नहीं, होता है ऐसा जिंदगी में, बड़े बड़े एग्जाम में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। अगले सवाल में आते हैं। अ बॉडी ऑफ मास 1 kg इज मूविंग इन अ वर्टिकल सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 1 मीटर, सही है। द डिफरेंस बिटवीन द काइनेटिक एनर्जीज एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट एंड लोवेस्ट पॉइंट। याद करो, जब पार्टिकल वर्टिकल सर्कुलर पाथ पे घूमता है तो यहाँ स्पीड होता है इसका √5gl, जस्ट वर्टिकल सर्कल की बात कर रहे हैं, और यहाँ पे इसका स्पीड हो जाता है कितना √gl, ठीक है। तो बोला कि इसके वेलोसिटी की बात है, ये मतलब स्पीड की बात,
तो बोला कि द डिफरेंस बिटवीन द काइनेटिक एनर्जीज, तो डिफरेंस बिटवीन काइनेटिक एनर्जीज कितना आ जाएगा भाई, हाफ एम वी इनिशियल स्क्वायर माइनस हाफ एम वी फाइनल स्क्वायर, ये कर लो। तो हाफ एम तो कॉमन आ जाएगा, मास कितना दिया है 1 kg इंटू वी इनिशियल, इसका स्क्वायर करोगे तो ये बनेगा 5gl माइनस वी फाइनल, इसका स्क्वायर करोगे तो ये बनेगा gl। तो ये वैल्यू आ जाएगा कितना 4gl, 4 इंटू 10 इंटू लेंथ कितना है स्ट्रिंग का, रेडियस 1 मीटर डिवाइडेड बाई 2, 40/2, ये वैल्यू आ रहा है 20, आंसर आ जाएगा 20 जूल। सही है, मान के चल रहे हैं कि जस्ट पार्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर रहा है, ये मिनिमम वेलोसिटी है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 बोल रहा है लॉन्ग स्ट्रिंग विथ अ चार्ज लैम्डा पर यूनिट लेंथ पासेस थ्रू एन इमेजिनरी क्यूब। देखो एक क्यूब है एक, जिसमें एक लीनियर चार्ज डेंसिटी वाला स्ट्रिंग पास कर रहा है, एज लेंथ इसका दिया है अल्फा। तो आपसे बोल रहा है द मैक्सिमम फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। देखो फ्लक्स क्या होता है बच्चों, फ्लक्स होता है Q इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, ये तो कांस्टेंट है, जब ये मैक्सिमम होगा तभी फ्लक्स मैक्सिमम होगा। और ये मैक्सिमम क्या लिखोगे, चार्ज पर यूनिट लेंथ कितना है लैम्डा मल्टीप्लाइड बाय लेंथ डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब लैम्डा दिया है कांस्टेंट है, तो सारा कहानी बच गया L के ऊपर, जब L मैक्सिमम होगा तभी फ्लक्स मैक्सिमम होगा, यानी कि अंदर मैक्सिमम लेंथ कितना रह सकता है स्ट्रिंग का। तो जरा ध्यान से देखो, अगर मैक्सिमम मान लें तो ऐसा मान सकते हैं कि एक स्ट्रिंग है जो कि डायगोनली पास कर रहा है, बॉडी डायगोनल से, इमेजिन करो ये सबसे मैक्सिमम लेंथ इसके अंदर रह सकता है। अगर ये अल्फा है तो अंदर इसका बॉडी डायगोनल का लेंथ हो जाता है √3 अल्फा। तो अगर फ्लक्स मैक्सिमम निकालना है तो लेम्डा इंटू मैक्सिमम लेंथ कितना हो जाएगा इसका, √3 लेम्डा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो आंसर आ जाएगा लेम्डा नहीं अल्फा, तो लेम्डा इंटू √3 अल्फा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, जो कि आपको दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है बात। क्वेश्चन नंबर 30 बोल रहा है मोटरसाइकिलिस्ट मूविंग विथ अ वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। सबसे पहले तो मीटर पर सेकंड में मत लो, मल्टीप्लाइड बाई 5/18, ये आ गया तुम्हारा 20 मीटर पर सेकंड। बहुत बढ़िया। ऑन अ फ्लैट रोड टेक्स अ टर्न ऑन द रोड एट अ पॉइंट वेयर द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द रोड इज 40 मीटर। बढ़िया। द एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इन ऑर्डर टू अवॉइड स्लाइडिंग ही मस्ट बेंड विथ रिस्पेक्ट टू द वर्टिकल प्लेन। अच्छा, मान लो कि वर्टिकल से वो जो बेंड हुआ कितने एंगल पे हुआ, लेट अस अज्यूम थीटा पे। ठीक है, तो ये लग जाएगा इस डायरेक्शन में इसका नॉर्मल। नॉर्मल के दो कंपोनेंट आएंगे, एक ऊपर आएगा n cos थीटा और एक आएगा सेंटर की तरफ, सेंटर ऑफ सर्कल की तरफ, दैट इज n sin थीटा। ठीक, तो ये इसको सर्कुलर पाथ पे घुमे, सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगा, यानी कि इक्वेशन क्या बनेगा बच्चों, n sin थीटा इक्वल टू mv² बाई रेडियस r मान लेते हैं, और n cos थीटा किसको बैलेंस करेगा, mg को, n cos थीटा इक्वल टू mg। डिवाइड कर दोगे, साइन बाई कॉस होता है tan थीटा इक्वल टू m कैंसिल होगा, v² बाई rg। v कितना दिया है बच्चों 20 मीटर पर सेकंड निकाल लिया, 20 स्क्वायर करोगे तो 400, रेडियस कितना दिया है सर्कुलर ट्रैक का 40 मीटर इंटू 10, तो 400 और 400 तो कैंसिल हो गया बच्चों, 1 आ गया, यानी कि थीटा मैक्सिमम कितना हो सकता है 45 डिग्री। 45 डिग्री अगर देखो आप ऑप्शन में, मैक्सिमम हो सकता है 45 डिग्री। तो tan इनवर्स 2 tan इनवर्स 3 ये तो इससे ज़्यादा ही होगा, तो ऑब्वियस सी बात है ये आंसर होगा इसका, ऑप्शन नंबर बी। सही बात। सर्कुलर ट्रैक का सवाल, सिंपल सर्कुलर मोशन से। नेक्स्ट, इन एन एडियाबैटिक चेंज द प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑफ अ मोनोएटॉमिक गैस आर रिलेटेड एज दिस। प्रेशर टेम्परेचर, चलो तुमको ये पता है कि पीवी पावर गामा जो होता है वो कांस्टेंट होता है, और एक रिलेशन है पीवी इक्वल टू एनआरटी। बच्चों तुम्हें रिलेशन चाहिए प्रेशर और टेम्परेचर में, एक काम करो यहाँ से वॉल्यूम का वैल्यू निकाल लो। ठीक है, वॉल्यूम का वैल्यू कितना आ जाएगा nRT बाई पी, ये उठा के यहाँ रख दो, तो P इंटू वॉल्यूम के जगह पे आ गया nRT बाई पी पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो देखो P पावर आ गया 1 माइनस गामा इंटू T पावर गामा, बाकी दुनिया कॉन्स्टेंट। इधर प्रेशर रखना है, इधर टेम्परेचर रखना है, इसको उधर ले जाओ, तो P पावर 1 माइनस गामा प्रोपोर्शनल हो जाएगा T पावर माइनस गामा के, तो P प्रोपोर्शनल आएगा बच्चों T टू दी पावर माइनस गामा बाई 1 माइनस गामा। इसको मैंने दिखने में इसके जैसा बना लिया, तो यहाँ T पावर और यहाँ T पावर इक्वेट कर दो, तो माइनस गामा बाई 1 माइनस गामा इक्वल टू कितना आ जाएगा C। आपसे क्या पूछा जा रहा है, C इज इक्वल टू कौन सा गैस है भाई, कौन सा गैस है, मोनोएटॉमिक गैस। मोनोएटॉमिक गैस के लिए कितना होता है गामा का वैल्यू होता है 4/3 होता है क्या मोनोएटॉमिक गैस के लिए गामा। यहाँ से आ जाएगा तुम्हारा C का वैल्यू आ गया माइनस गामा डिवाइडेड बाई 1 माइनस गामा, इसका वैल्यू होता है गामा का 1.67 ना, 1.67, यानी कि ये आ जाएगा वैल्यू तुम्हारा माइनस ऑफ 1.67
डिवाइडेड बाई 1.67 माइनस 1, तो ये आ रहा है वैल्यू तुम्हारा कितना, सॉरी 1 माइनस 1.67 ना, 1 माइनस 1.67, तो ऊपर आएगा माइनस 1.67 और नीचे आ जाएगा माइनस 0.67। ये माइनस से माइनस उड़ेगा, पॉइंट से पॉइंट उड़ जाएगा, ये वैल्यू आएगा 167/67। देख लो भाई कितना आ जाएगा वैल्यू ये। अच्छा ये तो उस फॉर्म में दिया हुआ है P/Q के फॉर्म में, इसको 5/3 रख लेना चाहिए था। चलो गामा को एक काम करते हैं 5/3 रख लेते हैं, है ना। 5/3 तो होता है 1.67, तो 5/3 रख के देख लेते हैं, तो आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। फिर माइनस गामा की जगह पे रखा 5/3, नीचे आ गया 1 माइनस 5/3, ऊपर आ गया माइनस 5/3, नीचे आ गया 3 माइनस 5 माइनस 2/3, माइनस से माइनस गया, 3 से 3 गया, ये वैल्यू 5/2 आ रहा है। 5/2 ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल। तो कुछ नहीं किया, एक एडियाबेटिक प्रोसेस और एक PV इक्वल टू nRT को मिला के मैंने प्रेशर और टेम्परेचर में एक रिलेशन निकाल लिया, उसको गिवन रिलेशन के साथ हमने कंपेयर कर दिया, जो पूछा उसका वैल्यू आ गया। नेक्स्ट, ये तो लग रहा है व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा कुछ देख के। द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस x ये फॉर नल स्टेट ऑफ गैल्वेनोमीटर इन द फॉलोइंग सर्किट। नल स्टेट के लिए यहाँ पे कोई करंट नहीं जाना चाहिए, तो ये रेजिस्टेंस डिवाइड बाय ये रेजिस्टेंस शुड बी इक्वल टू दिस बाय दिस। चलो सॉल्व करते हैं। इसका वैल्यू आ गया 9x/9 प्लस एक्स, 9x/9 प्लस एक्स, ये दोनों पैरेलल में, डिवाइडेड बाई 2 शुड बी इक्वल टू 15/5, 5 से गया 3, इसको उधर भेज दो, तो 9x/9 प्लस एक्स इक्वल टू 3 इंटू 2, सही है। ये 3 से गया 3, तो 3x इक्वल टू ये वैल्यू आ गया 2 इंटू 9 18 प्लस 2x, 3x माइनस 2x आ गया x का वैल्यू आ रहा है बच्चों 18, और 18 दिख रहा है आपको ऑप्शन नंबर ए में। तो व्हीटस्टोन ब्रिज का एक सिंपल सा सवाल आपसे जरूर बना होगा, पूरा विश्वास है आप पे। आइए क्वेश्चन नंबर 33, बोल रहा है एन आइडियल गैस इज टेकन थ्रू अ साइकिल ABCA। देखो साइक्लिक प्रोसेस ABCA, बढ़िया। इफ द हीट सप्लाइड इन द साइकिल इज 5 जूल, टोटल हीट दिया है 5 जूल, ठीक है। देन वर्क डन बाय द गैस इन द प्रोसेस CA के लिए वर्क पूछ रहे हैं बच्चों। सबसे पहले Q इक्वल टू लगाओ W प्लस डेल्टा U पूरे साइकिल के लिए। हम जानते हैं कि साइक्लिक प्रोसेस के लिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0, तो पूरे साइकिल के लिए जो वर्क डन आ जाएगा बच्चों कितना आ जाएगा, 5 जूल का वर्क आ जाएगा। अब ये पूरे साइकिल का वर्क है और यहाँ पे 3 प्रोसेस है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ वर्क डन फॉर AB प्लस वर्क डन फॉर BC प्लस वर्क डन फॉर CA शुड बी इक्वल टू कितना 5। AB को देखो, AB में देखो प्रेशर कांस्टेंट दिख रहा है और कांस्टेंट प्रेशर का वर्क होता है P डेल्टा V। BC को देखो वॉल्यूम कांस्टेंट तो वर्क डन हो जाता है 0 प्लस वर्क डन ऑफ CA, पता नहीं कौन सा प्रोसेस है, ये निकालना है हमें, इक्वल टू 5। आ जाओ AB के पास प्रेशर कितना है भैया 20, वॉल्यूम कहाँ से कहाँ जा रहा है देखिए 1 से जा रहा है 2 मीटर क्यूब में, तो यहाँ जाएगा 2 माइनस 1 इक्वल प्लस वर्क डन ऑफ CA इक्वल टू 5। यहाँ से पता लगा कि वर्क डन ऑफ CA कितना आ जाएगा 5 माइनस 2 माइनस 1 1, 20 इंटू 1 20, 5 माइनस 20 इज माइनस 15 जूल। और वर्क डन का निगेटिव आना बता रहा है कि वॉल्यूम घट रहा है, गैस कंप्रेस हो रहा है, तो माइनस 15 जूल आपको दिख भी रहा है। जब C से A जा रहा है तो वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट, ठीक। क्वेश्चन नंबर 34 बोल रहा है ऑल बल्ब्स इन बिलो आर आइडेंटिकल, द बल्ब लाइट मोस्ट ब्राइटली। सबसे पहले ध्यान रखना पावर इज प्रोपोर्शनल टू ब्राइटनेस, जिसका ब्राइटनेस ज्यादा है उसका पावर ज्यादा है, और पावर का फॉर्मूला होता है I² इंटू R। देखो वोल्टेज अलग अलग होगा, करंट भी अलग अलग होगा, लेकिन रेजिस्टेंस सब में सेम है क्योंकि बल्ब आइडेंटिकल है, यानी कि पावर प्रोपोर्शनल हो जाएगा बच्चों किसके I², के, मतलब जिसमें करंट ज्यादा उसका पावर ज्यादा। अब करंट तो दिखाई दे रहा है आपको, अगर यहाँ से करंट I चला तो यहाँ करंट I, लेकिन यहाँ जाके तो 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, यहाँ I1 यहाँ I2 मान लो, लेकिन यहाँ दोनों वापस मिलके I बन जाएगा। तो देखो ये बल्ब और ये बल्ब दोनों में सेम करंट जा रहा है और मैक्सिमम करंट जा रहा है, यानी कि इन दोनों के लिए पावर मैक्सिमम होगा, और अगर बल्ब आइडेंटिकल है तो दोनों का पावर सेम होगा, मतलब ब्राइटनेस भी सबसे ज्यादा होगा और आइडेंटिकल होगा, यानी कि आंसर हो जाएगा इसका 1 and 5 बोथ होना चाहिए, 1 and 5, यस ऑप्शन नंबर डी, सही बात। आसान सवाल, मजा आ गया। आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है कंपोजिट रॉड मेड ऑफ 3 रॉड्स ऑफ इक्वल लेंथ एंड क्रॉस सेक्शन एज सोन इन द फिगर, ठीक है। The thermal conductivities of the materials of the rod are K/2, 5K and K respectively. The end A and end B are at constant temperatures. All the heat entering the face A goes out of the end B, यानी कि steady state की बात कर रहा है, बहुत बढ़िया। There being no loss heat to the surrounding. The effective thermal conductivity, अच्छा हम जानते हैं, देखो सीरीज में है तीनों, तो रेजिस्टेंस की बात करो, ये R1 मान लो, ये R2 मान लो, ये R3 मान लो,
सीरीज में हमने पढ़ा था बच्चों R इक्विवेलेंट हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 और R का वैल्यू होता है L बाई के कंडक्टिंग रॉड के लिए। तो R इक्विवेलेंट मतलब L इक्विवेलेंट, L मान लें तो L इक्विवेलेंट हो गया 3L बाई के इक्विवेलेंट इंटू एरिया मान लेते हैं A। R1 इसके लिए लेंथ कितना L बाई के कितना K बाई 2, एरिया सबका सेम है, प्लस R2 L लेंथ सेम, K के जगह पे 5K, एरिया मान लिया A, प्लस R3 के लिए लेंथ L, K का वैल्यू K, एरिया मान लिया A। सही है, L A स्वाहा। तो 3 बाई के इक्विवेलेंट देखो बच्चों कितना आ गया, ये 2 पर चला जाएगा, 2 बाई के प्लस 1 बाई 5 के प्लस यहाँ आ गया 1 बाई के, 2 बाई के प्लस 1 बाई के हो गया 3 बाई के प्लस 1 बाई 5 के। 1 बाई के एलसीएम ले लोगे, अंदर आएगा 3 प्लस 1 बाई 5, 1 बाई 5, तो ये वैल्यू आ रहा है 15 प्लस 1 16 बाई 5 के, ये है 3 बाई के इक्विवेलेंट। तो यहाँ से बोलो के इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, के इक्विवेलेंट का वैल्यू आ जाएगा सर 3 इंटू 5 के यानी कि 15 के डिवाइडेड बाई 16। और ऑप्शन में देखा जाए तो 15 के बाई 16 पहला ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर ए। तो नॉर्मल सवाल है, कोई हाईफाई नहीं है। हाँ, अगर आपको पहली बार अगर ऐसा सवाल मिला है तो ध्यान रखें, ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं, सीरीज पैरेलल का कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन नंबर 36, अब हम आ चुके हैं सेक्शन बी में। बोल रहा है द पीरियड ऑफ सैटेलाइट रिवॉल्विंग इन एन ऑर्बिट अराउंड अर्थ, हाइट दिया है, हाइट ध्यान रहे, हाइट फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ, देन इट्स टाइम पीरियड इज 4 आवर, टाइम पीरियड ऑफ अनदर सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ इन एन ऑर्बिट एट ए हाइट 7 आवर। टाइम पीरियड याद कीजिए बच्चों, प्रोपोर्शनल होता है आर क्यू के, आर रेडियस है, तो T1 बाई T2 आ जाता है बच्चों R1 बाई R2, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यू, तो R1 बाई R2 पावर 3 बाई 2। सही है, तो T1 दिया है देखो 4, T2 निकालना है, R1 का वैल्यू रेडियस, अगर हाइट R है तो रेडियस होगा R प्लस R यानी कि 2R, सेंटर ऑफ अर्थ से हमेशा रेडियस मेजर करते हैं, और अगर हाइट 7R है तो 7R प्लस R ये हो जाएगा 8R, पावर में आएगा 3 बाई 2, R से गया R, 2 बाई 8 हो गया 1 बाई 4, 1 बाई 4 को लिखा मैंने 1 बाई 2 स्क्वायर, पूरे का पावर 3 बाई 2, 2 से 2 स्वाहा, 1 बाई 2 क्यू हो गया 1 बाई 8, ये है 4 बाई T2। यहाँ से अगर आप T2 का वैल्यू फाइंड करते हो तो 8 इंटू 4 होता है 32 आवर्स, यानी कि हाइट अगर बढ़ेगा तो टाइम पीरियड बढ़ेगा। टाइम पीरियड आ गया ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 32 घंटे लगेंगे इस सैटेलाइट को एक चक्कर लगाने में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। द रेडियाई ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट्स ऑफ 2 सैटेलाइट्स ए एंड बी ऑफ द अर्थ आर, देखो रेडियस दिया है तो हमेशा सेंटर ऑफ अर्थ से दिया रहता है, ध्यान रहे, 4R एंड R रेस्पेक्टिवली। इफ द स्पीड ऑफ सैटेलाइट ए इज 3b देन द स्पीड, अच्छा स्पीड याद करो, स्पीड प्रोपोर्शनल होता था 1 बाई अंडर रूट रेडियस के, ठीक है। तो अगर v1 बाई v2 लिखूं तो क्या लिखूंगा मैं, अंडर रूट में R2 बाई R1। v1 का वैल्यू कितना दिया है 3b, v2 निकालना है, इक्वल टू रेडियस R2 का रेडियस कितना हो गया भाई, R2 का रेडियस हो गया R और R1 का रेडियस कितना हो गया बच्चों 4R, तो ये R से R उड़ा, बोथ साइड क्या करो, चाहो तो स्क्वायरिंग कर दो या फिर रूट 4 दिखाई दे रहा है, ये वैल्यू 1 बाई 2 आ गया। यहाँ से अगर आप v2 निकालोगे तो 2 इंटू 3b दैट इज ये वैल्यू आता है 6b, और अगर ऑप्शन देखा जाए तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट दिख रहा है, तो 37 का आंसर हो जाएगा क्या, सी। सही बात। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 आपको बोल रहा है 1 सेंटीमीटर ऑन अ मेन स्केल ऑफ वर्नियर कैलिपर इज डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स, यानी कि 1 मेन स्केल डिवीजन किसके इक्वल होगा भाई 1 बाई 10, यानी कि कितना 0.1 सेंटीमीटर के, 1 सेंटीमीटर को डिवाइड किया है। आगे बोल रहा है इफ 10 डिविजन्स और वर्नियर स्केल कॉन्साइड विथ 8 स्मॉल डिवीजन ऑन मेन स्केल, 10 VSD इक्वल टू 1 MSD, सॉरी 8 MSD, तो 1 VSD किसके इक्वल आ गया 8 बाई 10 MSD, और 1 MSD किसके इक्वल है 0.1, तो ये वैल्यू कुछ आ रहा है कितना 0.08 सेंटीमीटर। क्या निकालना है भाई, लिस्ट काउंट, तो लिस्ट काउंट आप जानते हो किसके इक्वल होता है 1 MSD माइनस 1 VSD, तो 1 MSD हो गया कितना भाई 0.1 माइनस VSD हो गया 0.08, तो ऐसा लग रहा है वैल्यू आ जाएगा 0.02 सेंटीमीटर। और आप देखो ऑप्शन नंबर बी, बहुत ही सिंपल सा सवाल, ये तो ऐसे ही सॉल्व कर दिया, मुझे सॉल्व भी नहीं करना चाहिए था। आगे आइए करंट इलेक्ट्रिसिटी के पास, बोल रहा है 2 सेल्स X एंड Y आर कनेक्टेड टू ए रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम एज शोन इन द फिगर। दिखा 18 वोल्ट 1 ओम 12 वोल्ट 4 ओम, तो पहले टोटल रेजिस्टेंस बताओ भाई कितना हो गया, 5 + 4 + 1 कितना 10 ओम, और दोनों बैटरी ध्यान से देखो एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा है, तो करंट का वैल्यू आएगा 18 + 12 यानी कि 30 डिवाइडेड बाई 10, कितना आ गया वैल्यू 3 एम्पियर, और करंट का डायरेक्शन ये रहा,
दोनों बैटरी डिस्चार्जिंग पोजीशन में है, तो टर्मिनल वोल्टेज अक्रॉस सेल वाई, इसके अक्रॉस टर्मिनल वोल्टेज क्या लिखोगे? डिस्चार्जिंग के केस में टर्मिनल वोल्टेज होता है वी वाई इक्वल टू ई माइनस आई आर, ई माइनस आई आर। ई एम एफ कितना है इसका? 12, करंट कितना जा रहा है इससे? 3, और इंटरनल रेजिस्टेंस इसका दिख रहा है 4, तो 12 माइनस 12 वैल्यू आ गया 0, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 बोल रहा है पावर डिसिपेटेड इन 2 ओम रेजिस्टेंस इज 6 वाट। तो पावर का फॉर्मूला लगा लो बच्चों, वी स्क्वायर बाई आर। पावर दिया है 6, वी का वैल्यू पता नहीं, रेजिस्टेंस दिया है 2, यहाँ से देखो वी स्क्वायर का वैल्यू आ गया 12। अब चूंकि सारे रेजिस्टेंस क्या पैरेलल में है, तो जो इसके क्रॉस वी होगा वही इसके क्रॉस होगा। तो आपसे बोल रहा है पावर डिलीवर्ड बाय द बैटरी, डिलीवर्ड बैटरी, पहले इसका इक्विवेलेंट निकाल लो। अब तो बैटरी के लिए पावर निकालना है, तो कितना आ जाएगा बताओ भाई? 2 और 2 हो गया 1, 1 और 1 हो गया 1/2, 1/2 और 4, तो 1/2 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस 4, कितना आ रहा है वैल्यू? ये आ गया 2 डिवाइडेड बाई 8 प्लस 1, 9/2, यानी कि 4/9 ओम, ये रेजिस्टेंस आ गया। तो पावर इक्वल टू क्या लिख लोगे? नेट पावर बाय बैटरी क्या लिखोगे? P इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर इक्विवेलेंट, वी स्क्वायर का वैल्यू 12, आर इक्विवेलेंट आ गया 4/9, 4 से गया 3, और 3 और 9 कितना हो गया बच्चों? 27 वाट। तो आंसर देखो ऑप्शन नंबर ए। सही बात, सिंपल सवाल, थोड़ा ठीक ठाक ही सवाल है, खराब नहीं है। 41 फाइंड आउट द पॉइंट्स ऑन द लाइन ज्वाइनिंग 2 चार्जेस प्लस q एंड माइनस 3q kept at a distance of 1 मीटर where इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज 0। अच्छा 1 मीटर पे रखा है, मान लो यहाँ से x डिस्टेंस पे एक पॉइंट है P जहां पोटेंशियल हमें 0 करना है, तो पोटेंशियल यहाँ लिखो पहले। इसके कारण कितना आएगा? k q बाई एक्स, प्लस इसके कारण आएगा k इंटू माइनस 3q डिवाइडेड बाई, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा भाई? 1 माइनस एक्स, एंड इसको 0 पुट कर दो। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पोटेंशियल शुड बी 0, सो के क्यू बाई एक्स शुड बी इक्वल टू, इसको RHS भेज दोगे तो ये बन जाएगा 3kq बाई 1 माइनस एक्स, के क्यू से के क्यू स्वाहा, ये इधर आया 1 माइनस एक्स इक्वल टू 3x, यानी कि 4x इक्वल टू 1, x का वैल्यू आ रहा है 1/4 मीटर, यानी कि 0.25 मीटर। अब देख लो आंसर भैया, 0.25 मीटर कहाँ से आया था? प्लस क्यू से, तो 0.25 मीटर फ्रॉम प्लस क्यू, ये रहा आंसर। सही है, सिंपल सवाल, पोटेंशियल निकाल के 0 करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, a body moves a distance of 20 meter along a straight line under the action of force 10√3, फोर्स पता है, डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया वो दे दिया। इफ द वर्क डन इज 300 जूल, एंगल पूछ रहा है। अच्छा वर्क डन होता है Fs cos थीटा इक्वल टू 300, फोर्स कितना था? 10√3, F डॉट एस यूज कर रहा हूँ, डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? 20 इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 300, तो यहाँ से कॉस थीटा का वैल्यू आ जाएगा कितना? 300 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 10 हो गया 200√3, 0 0 0 0, √3 से गया √3, तो ये वैल्यू आ रहा है देखो √3/2, और कॉस थीटा √3/2 मतलब थीटा का वैल्यू आ गया कितना? 30 डिग्री, यानी कि डायरेक्शन ऑफ मोशन और फोर्स के बीच में जो एंगल बनेगा वो बनेगा 30 डिग्री। सी, सिंपल सवाल। इधर सारे आसान सवाल है, इधर आपने बना दिया होगा, हालांकि ऑप्शनल है, तो 10 ही सवाल करने थे। 2 पार्टिकल्स ऑफ मासेस 1 kg एंड 4 kg हैव सेम मोमेंटम। अच्छा मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी होता है बच्चों p²/2m, ठीक है। तो अगर बोला मोमेंटम सेम है, सेम मोमेंटम, तो ये वाला टर्म सेम हो गया, तो काइनेटिक एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया मास के, तो k1/k2 कितना आ जाएगा? m2/m1। हाँ भाई, तो मास देखो 1 kg 4 kg, तो m2 हो गया 4, m1 हो गया 1, तो रेशियो आ जाएगा 4:1 काइनेटिक एनर्जी का। ऑप्शन नंबर ए। अगेन वेरी 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 सिंपल क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 बोल रहा है मास ऑफ 100 ग्राम इज टाइड टू वन एंड ऑफ अ स्ट्रिंग 2 मीटर लॉन्ग। ध्यान देखना, एक स्ट्रिंग 2 मीटर का है, यहाँ पे एक मास m है। द बॉडी इज रिवॉल्विंग इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल मेकिंग मैक्सिमम ऑफ 200 रिवॉल्यूशन पर मिनट। हॉरिजॉन्टल सर्कल में घूम रहा है, फ्रीक्वेंसी दिया है 200 रिवॉल्यूशन पर मिनट, मिनट को सेकंड में चेंज करो, 1 मिनट होता है 60 सेकंड, तो ये वैल्यू आ जाएगा कितना? 10/3 रिवॉल्यूशन पर सेकंड, ठीक है। द अदर एंड ऑफ द स्ट्रिंग इज फिक्स्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। द मैक्सिमम टेंशन क्या करोगे, इसमें टेंशन लगेगा T इक्वल टू क्या लिखोगे? mv²/r, फ्रीक्वेंसी पता है तो ओमेगा के टर्म में लिख लो, m ओमेगा²r। मास दिया है बच्चों 100 ग्राम यानी कि 0.1 kg, ओमेगा का वैल्यू आएगा 2πf, फ्रीक्वेंसी आ गया 10/3, इसका स्क्वायर इंटू रेडियस कितना है इसका? 2 मीटर 2। तो इसको अगर सॉल्व करोगे आप तो 4π² 100
मोटा मोटी ये वैल्यू आता है बच्चों, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है 87.64 न्यूटन के आसपास। सॉल्व करके आप देख लेना, ऐसा कुछ वैल्यू आएगा। सो दिस इज द मैक्सिमम टेंशन दैट स्ट्रिंग कैन बियर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट बोल रहा है द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस 3r फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ चार्ज कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल ऑफ रेडियस r। कंडक्टर है, स्फेरिकल सेल है यानी कि हॉलो। बोला यहाँ से 3r डिस्टेंस पे सेंटर से यानी कि बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है E। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस r/2, r/2 मतलब अंदर हो गया। अगर आपने ये सवाल गलत किया तो आपको पाप लगेगा। इसके लिए गरुड़ पुराण में अलग से सजा लिखा है। कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों 0 होता है, तो ऐसे बेवकूफ़ बनाने के लिए सवाल दिया है। ऑप्शन नंबर ए। 45 46 बोल रहा है 3 चार्जेस हैविंग चार्ज q एंड मास m आर प्लेस्ड एट द वर्टेक्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। दिखाई दे रहा है मास इक्वल चार्ज इक्वल। नाउ द सिस्टम ऑफ चार्ज इज रिलीज्ड, व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ ईच चार्ज व्हेन साइड ऑफ द ट्रायंगल बिकम्स 2a। अच्छा बच्चों ये भागेगा, देखो ये इधर भागेगा, म्यूचुअल इंटरेक्शन में जो फोर्स लगेगा ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा। थोड़ी देर बाद ऐसा होगा कि इस ट्रायंगल का साइड लेंथ जो होगा वो 2a हो जाएगा। तब बोल रहा है कि इसका स्पीड v निकालना है। हम लगा रहे हैं एनर्जी कंजर्वेशन। हमने लिखा ki प्लस ui इक्वल टू kf प्लस uf। रिलीज किया है, देखो ट्रायंगल, सिस्टम ऑफ चार्ज इज रिलीज, मतलब इनिशियल काइनेटिक सबका 0 और इनिशियल पोटेंशियल दो चार्ज के लिए कितना लिखोगे, k q q बाई a मल्टीप्लाइड बाई इसका एक, इसका एक, इसका एक, तो मल्टीप्लाइड बाई 3, ये पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल हो गया। फाइनल एक का काइनेटिक एनर्जी मान लेते हैं हाफ एम वी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 3 है तो 3, और जब डिस्टेंस 2a हो जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा बच्चों k q q बाई 2a मल्टीप्लाइड बाई 3 है तो मल्टीप्लाइड बाई 3। ठीक है, इसको इधर ले आओ, तो ये बन गया 3k q स्क्वायर बाई a माइनस 3k q स्क्वायर बाई 2a इज इक्वल टू 3/2 एम वी स्क्वायर। तो 3 माइनस 3/2, ये तो 3/2 हो गया। k q स्क्वायर बाई a इक्वल टू 3/2 एम वी स्क्वायर। 3/2 से 3/2 स्वाहा, यहाँ से v निकालना है आपको, तो v का वैल्यू आ जाएगा अंडर रूट में k q स्क्वायर डिवाइडेड बाई m, नीचे आ जाएगा m इंटू a, और k का वैल्यू होता है बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो आंसर आएगा q स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एम ए। बाकी तो कहीं दिख नहीं रहा है, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। ठीक है बात। 47 बोल रहा है इन द गिवन फिगर ऑफ r इक्वल टू 2 ओम देन करंट फ्लोइंग थ्रू द बैटरी। अच्छा 2 है ना, ध्यान से देखो, इसके क्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, यहाँ बैटरी कनेक्टेड है, तो r बाई आर इक्वल टू r बाई आर, तो ये बीच वाला बेकार, 2r 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 पैरेलल में हो गया 2r बाई 3, तो 2 इंटू पहले वैल्यू रख देता हूँ 2/3, ये वैल्यू आ रहा है 4/3 ओम, तो बैटरी से करंट जाएगा 4/3, 4 से 4 कैंसल, 3 एम्पियर। हालांकि क्वेश्चन आसान था, आपसे जरूर बन गया होगा, ऑप्शन नंबर ए। 48 बोल रहा है एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा है बच्चों, देन नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द डाइपोल इज ऑलवेज 0। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ रही हो। डाइपोल ऐसे रखा हो, माइनस क्यू प्लस क्यू, इस पे फोर्स इधर, इस पे फोर्स इधर, फोर्स 0। डाइपोल ऐसे रखा हो, माइनस क्यू प्लस क्यू, इस पे फोर्स इधर, इस पे फोर्स इधर, नेट फोर्स 0, यानी कि नेट फोर्स ऑन द डाइपोल इज ऑलवेज 0, चाहे वो डाइपोल किसी भी पोजीशन में, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए बस। और उसने बोल रखा है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगेगा प्लस क्यू ई इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, नेगेटिव चार्ज पे फोर्स लगेगा क्यू ई इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। दो फोर्स इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन, नेट फोर्स हमेशा क्या आने वाला है, 0। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पे। बोल रहा है गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 60 ओम इट गिव्स फुल डिफ्लेक्शन एट 1 एम्पियर। ध्यान से देखो, ये जी का वैल्यू हो गया गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस, और ये हो गया आई, यानी कि फुल डिफ्लेक्शन करंट ऑफ गैल्वेनोमीटर। टू कन्वर्ट इट इन 3 एम्पियर रेंज, ये मेन करंट हो गया, 3 एम्पियर वाले रेंज में इसको कन्वर्ट करना है। ओके, एमीटर अ शंट रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन पैरेलल टू द गैल्वेनोमीटर कॉइल, देन रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर विल बी। ये बात आप जानते हो, अगर किसी गैल्वेनोमीटर के साथ, अगर गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना है तो हम इसके साथ पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगाते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, शंट। और इस शंट का वैल्यू याद करो, शंट का वैल्यू आता है Ig इंटू जी डिवाइडेड बाई आई माइनस Ig। आई होप ये बात आपको पता हो। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस फुल डिफ्लेक्शन दिया हुआ है 1, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस दिया हुआ है 60 डिवाइडेड बाई आई माइनस Ig, मेन करंट हो गया 3 माइनस Ig हो गया 1, तो 60/2, ये आ गया कितना 30, ये आ गया आपका 60 डिवाइड बाई 2, यानी कि शंट का वैल्यू आ गया 30 ओम। देखो जल्दीबाजी में 30 ओम टिक मत कर देना, आपसे शंट का वैल्यू नहीं पूछा है, उसने बोला है
देन रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर क्या होगा, यानी कि इस पूरे एमीटर का रेजिस्टेंस निकालना है। एमीटर में कौन कौन है, दोनों है, और दोनों किस में है, पैरेलल में है। तो दो रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में है तो पैरेलल में आप क्या लगा सकते हो, रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर आ जाएगा R1 R2 बाई R1 प्लस R2, यानी कि S इंटू जी बाई एस प्लस जी। संट का वैल्यू कितना निकाला 30, और गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना दिया है 60 डिवाइडेड बाई 30 प्लस 60। ये वैल्यू देखो आ रहा है कितना 30 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 90। 30 से गया 3 और 3 से गया ये 20, तो ये वैल्यू आएगा 20 ओम। दिस इज रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर, यानी कि इस एमीटर का जो रेजिस्टेंस होगा वो 20 ओम के इक्वल होगा, जो कि आपका सवाल था। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। लेकिन अगर सिर्फ आपसे संट का वैल्यू पूछता कि पैरेलल में कितना रेजिस्टेंस लगाना चाहिए, तो आंसर होता 30 ओम। हालांकि फिलहाल आंसर कितना है, ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल सिंपल सा सवाल। लास्ट बट नॉट लिस्ट बोल रहा है कि एन आइडियल गैस अंडरगोज 4 डिफरेंट प्रोसेसेस फ्रॉम द सेम इनिशियल स्टेट एज शोन इन फिगर। 4 processes designated at 1, 2, 3, 4 are adiabatic, isobaric, isochoric and isothermal. Out of 1, 2, 3 pole, which one is isobaric? ये तो बड़ा सिंपल सवाल हो गया। खुदा पहाड़ निकला चुचुंदर, वो भी मरा हुआ, वही वाली कहानी है। इतना बड़ा क्वेश्चन। आइसोबारिक में हम जानते हैं क्या कांस्टेंट होता है बच्चों, प्रेशर। और ग्राफ देखो पी भी है, और अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो लाइन जो होगा वो प्रेशर एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा। तो प्रेशर एक्सिस के परपेंडिकुलर ये दिख रहे हैं भाई साहब, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 मतलब ग्राफ नंबर 1 इज आइसोबारिक। तो आंसर हो जाएगा इसका ए। तो ये था पेपर और ये था उसका सॉल्यूशन। आई होप कि पेपर आपने बहुत बढ़िया किया होगा। सीपीटी था, सिलेबस थोड़ा सा ज़्यादा था, लेकिन पेपर कंपैरेटिवली आसान था। कुल मिला के मैंने कंप्लीट नीट पेपर रखने की कोशिश की थी। इस पेपर में उम्मीद करता हूं कि 180 में 180 आपने स्कोर किया होगा। नहीं किया होगा तो एटलीस्ट 170 165 उसके नीचे तो नहीं गए होगे। अगर उससे खराब हो रहा है, 150 से भी अगर नीचे मार्क्स आ रहा है आपका इस पेपर में, तो बच्चों आपको पढ़ने की ज़रूरत है। और अगर आपका पेपर खराब हुआ है तो आपको दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप दुखी हो तो फिर आपके लिए दुखी मैं भी हूँ। बट वही बोलते हैं कि अभी दुख मनाने का टाइम नहीं है, टूटने की ज़रूरत नहीं है, आपकी तरह दुखी मैं भी हूँ। अगर आपका पेपर खराब हुआ तो, अगर अच्छा हुआ तो आपके लिए खुश हूँगा मैं। वो बोलते हैं ना, दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है, और एएनटीएस का सिलसिला अभी रुका तो नहीं है। अभी बहुत सारे एग्जाम आने वाले हैं, जम के तैयारी करो, जम के पढ़ाई करो। कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, नंबर ऑफ सीट्स में बहुत ज़्यादा इजाफा नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है। तो अगर इस कंपटीशन में सर्वाइव करना चाहते हो तो दिन रात मन लगा के पढ़ो। कोई डाउट हो अपने टीचर से कंसल्ट करो, डाउट को क्लियर करो। और अपने अंदर देखो, सपना देखना, इच्छा होना सबके पास होता है। इच्छा होना कि हाँ मुझे डॉक्टर बनना है, ये एक इच्छा है। उस इच्छे के लिए तड़प होना बहुत जरूरी है। वो तड़प, वो चाह अगर अंदर से नहीं आएगी तुम्हारे, तब तक बहुत मुश्किल है। और जिस तरह का कंपटीशन चल रहा है, ये हमारे सिस्टम की खराबी है कि इतने कम सीट में इतने ज़्यादा लोगों को एग्जाम देना पड़ता है। लेकिन क्या करें, अब इंडिया छोड़ के तो जा नहीं सकते, मजबूरी है। तो भैया तैयारी करो मन लगा के। अगर सच में डॉक्टर बनना चाहते हो बढ़िया, तो जी जान लगा के पढ़ाई करो। और कोई दिक्कत हो अपने टीचर से कंसल्ट करो, अपने कोचिंग में जाके बात करो, सारे डाउट्स को क्लियर करो और पढ़ाई करते रहो। थैंक यू सो मच। तो मैं था आपका सीके सर, फिजिक्स के वीडियो सॉल्यूशन के साथ। मिलेंगे अगले फिर से वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।